क्यों आप ये चैलेंज नहीं स्वीकार कर सकते? मतलब इतना कमजोर स्थिति है कि सिलेक्शन नहीं ले सकते आप? नहीं लोगे? हाँ? अच्छा चलिए, हाँ हाँ, आइए शुरू करते हैं। हम लोगों ने टिश्यू यानी कि ऊतक के बारे में बात की थी, और हम लोगों ने कल ह्यूमन बॉडी में यानी कि मानव के शरीर में ये देखा था कि कुल 4 तरह के ऊतक थे। कौन कौन से थे? पहला था उपकला, और दूसरा था कनेक्टिव या संयोजी, और तीसरा था पेशीय ऊतक या मस्कुलर, और चौथा कौन सा था? तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू के तौर पर। ये 4 ऊतक हमारे सामने थे, जिनमें से हम लोगों ने कल उपकला ऊतकों को देखा था, हाँ, एपिथेलियम में, कि मुख्य तौर पर जो हमारी स्किन है और जो अपर लेयर ऑफ इंटरनल ऑर्गन है, ये मुख्य तौर पर, हाँ, इंटरनल ऑर्गन, ये मुख्य तौर पर उपकला ऊतकों के बने थे। 4-5 काम था उपकला ऊतकों का। एक तो बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा संवेदना प्रकट करना, तीसरा श्रावण करना, चौथा अवशोषण करना, और पदार्थों का स्थानांतरण, है ना, एक्सचेंजमेंट, ये तमाम चीजें थी। 5 मुख्य कार्य थे। ये अंधेरा कैसे यहाँ पे? अच्छा, गर्मी लग की वजह से, ठीक, टीबी की वजह से, चलो ठीक, मतलब दिख तो रहा है ना, ठीक। तो ये 5 काम हमने देखे उपकला ऊतकों के, और फिर हम प्रवेश कर गए थे मानव की त्वचा के बारे में। मानव की त्वचा को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, एक था एपिडर्मिस और दूसरा था डर्मिस। एपिडर्मिस वाले पार्ट में ही मुख्य तौर पर एक हमारे पास प्रोटीन था, उसका नाम था केराटिन, और ये जो केरोटीन प्रोटीन है, ये काम क्या कर रहा था? वाटर प्रूफ और फायर, सॉरी, एयर प्रूफ बना रहा, हम फायर प्रूफ बोल रहे हैं। फायर प्रूफ होते तो क्या ही था, है ना? तो ये बातें हुई। फायर प्रूफ होता तो लोग अग्निशामक भवन काम कर लेते हैं, आग से खेलना शुरू कर देते, ऐसा संभव नहीं है। और फिर हम लोगों ने त्वचा में ये भी देखा कि मुख्य तौर पर जो डर्मिस हिस्सा है, ये सजीव है, जीवित है, और इसी से हम लेदर बना रहे थे, है ना। मानव की त्वचा लेदर नहीं बना सकती क्योंकि ये बहुत पतली है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और इसका संभव नहीं है। नहीं तो मानव की त्वचा के पर्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि प्लेट का चाय थी, सफाई कराएंगे, हम अपने पास रखेंगे। हाँ, लो अब बंद कर देना। है ना भाई, क्या चीज? हाँ, हमारे कमरे की चाबी मांग रहा था, मैं अपना लॉक करके आता हूँ जिससे कोई अंदर न जा पाए, है ना। क्या? नहीं, कई बार खुला रहो ना तो घुस के सब बैठ जाता है, बिलार घुस जाती है ना? चलिए, हाँ ठीक। क्या चीज? आर्टिकल 20 निजता का, हाँ, निजता का अधिकार होना चाहिए ना। चले, कोई नहीं, ठीक है। तो कहा थे हम लोग एपिडर्मिस वाले हिस्से पे। तो डर्मिस पे देखा गया कि ये एक सजीव हिस्सा है, यहीं से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, यहीं से ब्लड वेसल्स निकल रहे थे। यहीं पे एक ग्लैंड था जिसे हम उसने श्वेत ग्रंथि और तेल, ऑयल ग्लैंड के तौर पर कहा था। जैसे हमारी जो स्किन है कई बार ऑयली हो जाती है, कुछ लोगों को ऑयली स्किन पसंद है, कुछ लोग पसंद नहीं है, अलग अलग पसंद अपनी अपनी है, तो उसके लिए अलग अलग क्रीम आती है ना, ऑयल हटाने और ना हटाने की। खैर, इसके बाद हम लोगों ने, नहीं क्या क्रीम के प्रकार बताएं क्या? चलिए, इसके बाद हम लोग प्रवेश कर गए थे दूसरे ऊतक के बारे में, इसका नाम था कनेक्टिव टिश्यू। तो 2 या 2 से अधिक ऊतकों या अंगों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कनेक्टिव टिश्यू कर रहा था। एक बड़ा खास बात था कि इनमें कोशिकाएं बहुत दूर दूर हैं, और बीच में क्या बना हुआ है? इंटरसेलुलर स्पेस या अंतर कोशिकीय अवकाश है, और अंतर कोशिकीय अवकाश को हमने क्या कहा था? मैट्रिक्स कहा था। और हमने एक उदाहरण बताया कि जो प्लाज्मा है रक्त की, वो कैसा है? मैट्रिक्स का ही हिस्सा है मुख्य तौर पर। खैर, आगे बढ़े। और बॉडी में कई प्रकार के हमने कनेक्टिव टिश्यू देखे थे, जिनमें से पहला था एरियोलर या
सामान्य संयोजी ऊतक था। उसको हमने देखा कि स्किन और मांसपेशी के बीच में है, उसे हम पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। शायद हमने कल बताया नहीं था कि लिखा था आपने, तो लिख लेना कि एरियोलर टिश्यू को पैकिंग टिश्यू भी कहा जाता है। हाँ, एरियोलर है ना, हाँ, एरियोलर टिश्यू को पैकिंग, पैक जानते हो ना, पैक बनाना, मतलब वो पैक नहीं बना वो पैक बनाना नहीं, हाँ वो पैक है क्या है, तुम कैसे जानते हो, कैसे जानते हो चलिए, तो पैकिंग करना यानी कि उसको पैक करने का काम कर रहा है एरियोलर। तो उसको हम एक नाम से जानते हैं, एक दो बार सवाल पूछ सकते हैं। वो एरियोलर नहीं मिल रहा भैया, मिल गया ना, तो वहीं लिख दिया आपने पैकिंग टिश्यू के तौर पर। और एरियोलर के बाद हमने बातचीत की थी एडिपोज के बारे में। हमने कहा था ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट, वसा की गोलिकाएं जो होती हैं उन्हीं को हमने एडिपोज के तौर पर जाना। और हमने कहा कि इसका काम है मुख्य तौर पर शरीर के तापमान को मेंटेन करना, और दूसरा काम क्या था, आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि वसा दोनों काम करने में सक्षम है। यह भी देखा गया कि जो ठंडे क्षेत्रों के जीवधारी हैं उनमें एडिपोज की मात्रा ज्यादा थी। और फिर हम प्रवेश कर गए थे एक और ऊतक के बारे में, उसका नाम था मस्कुलर या पेशीय ऊतक। और पेशीय ऊतकों में जो हमारी चर्चा आगे बढ़ी थी वो मुख्य तौर पर यह थी कि पेशीय ऊतक दो प्रमुख प्रोटीन से मिलकर के बनते हैं, एक तो है एक्टिन और दूसरे हैं मायोसिन। एरियोलर और एडिपोज में एरियोलर एग्जैक्ट जो है स्किन और हमारे मसल्स के बीच में है, एडिपोज मुख्य तौर पर मसल्स के साथ होती हैं, मसल्स की अपर लेयर पर, यही अंतर है। एरियोलर वर्क करें एज अ पैकिंग, एडिपोज वर्क करता है मुख्य तौर पर ऊर्जा और बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने का। एडिपोज ड्रॉपलेट ऑफ फैट है और एरियोलर में कोई फैट अवेलेबल नहीं है। तो मस्कुलर में हमने देखा कि दो स्थितियां, एक में रेगुलर पैटर्न था और दूसरे में इरेगुलर पैटर्न था, और इन्हीं रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न के साथ हमने मस्कुलर टिश्यू बनाए थे। हमारे शरीर की सभी मांसपेशियां मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई हैं, यहां तक कल बात हो गई है, यही हुई थी ना। और हाँ, टाइप्स की तरफ बढ़े थे। आज हम ऊतक के अंतिम क्लास की तरफ बात करेंगे, यानी कि एक दो बचा है हमारे पास और दो है पादपों के पास, यानी कि मानव और पादप को मिला करके। कल है बृहस्पतिवार, तो क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? कितने लोग नहीं तैयार हैं? ईमानदारी से बता सकते हो, मैं बहुत सज्जन व्यक्ति हूं अच्छा, कितने लोग चाह रहे हैं कि कल की बजाय परसों ले लें? परसों कर लें पक्का? चलिए चलिए ठीक है। तो संडे तो संभव ही नहीं है। देखो, मैं 2 दिन के लिए घर जाना चाह रहा हूं भाई, घर परिवार भी तो है ना। हाँ, तो मैं हो काहे कर रहे हो? चलिए, हाँ खैर, तो थोड़ा अम्मा बाबू के पास जाएंगे। तो नहीं, आप जिस उम्मीद में हो कि हम कहाँ जा रहे हैं वो गलत उम्मीद है ना। वो अपना और कहीं कार्य कर रही हैं, है ना। तो उनका जो वर्क प्लेस है वो दूसरी जगह है, हम माता पिता के पास जाते हैं। उनको भी मौका होता तो चली जाती हैं। तो हमने एक दिन बताया भी था कि हमने उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, वो जैसा है वैसा ही है। तो जो भी उनके कार्य हैं वो अपने कार्य में संलग्न है और जैसे पहले कर रही थी वैसे ही है। ऐसा कोई मेरा बंटवारा नहीं है और ना ही मैं ऐसा चाहूंगा कि मेरी वजह से कोई अपना पूर्वोक्त कार्य बदल दे। हाँ, आगे चल के देखते हैं क्या होता है। क्या चीज? अच्छा, क्या करती हैं? हमारे जैसा ही पढ़ाती है, लेकिन हम ऐसे पढ़ाते हैं, वो कुछ ऐसे पढ़ाती होंगी मतलब मैं आपको पढ़ाता हूं, वो कॉलेज में पढ़ाती हैं, उसी तरह अंतर है ना। अब जो भी है शर्माए ना। अच्छा हाँ, चले, इतना पर्याप्त है मुझे लगता है ना। हाँ, आगे लौटाते हैं। तो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो हल्के में ना लेना हमने सोचा कि भाई मैं तो साइंस पढ़ा ही रहा हूं, एक पॉलिटिकल जोड़ देते हैं आगे।
है ना। चलिए, हाँ, बहुत आवश्यक है पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना। पॉलिटिकल साइंस आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण विषय है ना। साइंस तो हर किसी को आती है। आइए बढ़ लेते हैं। तो अब बस सारा आधार कार्ड खोल के रख दे, हद कर दियो। आइए, तो हम लोगों ने देखा कि दो प्रमुख हमारे पास पेशियां हैं। एक तो ऐसी पेशियां जिन पर हम अपना अधिकार रखते हैं, जैसे हम अगर कहें कि गले को घुमाओ तो हम 180 अपना गर्दन घुमा सकते हैं, 180, है ना। इससे ज्यादा घुमाओगे तो शक्तिमान बन जाओगे। तो हाँ, 180 घुमा ले रहे हैं। इससे ज्यादा तो फिर वो रोबोट वाला चिट्टी बन जाओगे ना, ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर देगा, है। हाँ, तो बाकी हम अगर और कहें कि अपने हाथ को उठाओ तो आप हाथ उठा सकते हो, लेकिन मैं कहूं कि अपनी आंत घुमाओ तो बाबा रामदेव बात अलग है, घुमा लेते थे, है ना, ऐसे ऐसे। लेकिन शायद हम लोग नहीं घुमा पाएंगे। मैं कहूंगा अपना फेफड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करो, तो कर सकते हैं क्या? नहीं, वो जहां है वहीं रहेगा। तो कहने का आशय यही हो गया कि कुछ ऐसी पेशियां हैं जिन पर हमारा अधिकार है, जो हमारे कहने पर काम करती हैं। कुछ ऐसी पेशियां भी हैं जो हमारे कहने पर काम नहीं करती। अक्सर घरों में ऐसे लड़के पाए जाते हैं, कुछ अपने आप बहते हैं, कुछ कहने पर काम कर देते हैं। तो एक है वॉलंटरी और एक है इनवॉलंटरी, यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक। एक पेशी सोमैटिक सेल और स्टेम सेल में क्या अंतर, अभी बताएंगे अच्छे से। स्टेम सेल मैंने आपको बताया नहीं है, हाँ बता दूंगा मैं, ऐसी मौखिक बता दूंगा। तो एक पेशी और है जो कि हृदय के लिए अलग से बनाई गई है। क्योंकि हृदय हमारा जब से हम जन्म लेते हैं और जन्म से पहले मतलब 4 से 6 सप्ताह के आते आते हमारे हृदय में धक धक शुरू हो जाता है। यानी कि औसतन अगर देखा जाए तो 2 महीने का अगर कोई बच्चा है तो हृदय की स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, और जन्म लेने के बाद और मरने तक हृदय कभी बंद नहीं होता, क्योंकि जब बंद होगा तो फिर हम ही खत्म हो जाएंगे। तो ये जीवन पर्यंत कार्य कर रहा है, लाइफ लॉन्ग वर्क करता है और बिना रुके काम करता है। तो ऐसी स्थिति में हृदय की पेशियां अलग बनाई गई हैं, उनको हम अलग से कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के तौर पर जानते हैं, जिनकी बनावट अलग है और कार्यप्रणाली थोड़ी अलग है। तो 3 तरह की पेशियां दिख रही हैं, एक कहने पर काम करती हैं, एक बिना कहने पर काम करती हैं, और एक हृदय की पेशी है। हालांकि हृदय भी अगर देखा जाए तो क्या कहने पर काम करता है? किसमें? हाँ, वही तो चर्चा कर रहे हैं ना भाई। कार्डियक मसल तो हमारे कहने पर काम नहीं कर रही है ना। तो 3 तरह की हो गई। तो लेकिन इसकी खास बात है कि हृदय जो बना है जिंदगी भर काम करने के लिए बना है। मैं आपसे कहूं कि चलिए कुल्हाड़ी पकड़ के लकड़ी फाड़िए, तो कौन सी मसल काम कर रही है? ऐच्छिक। लेकिन क्या आप दिन भर कुल्हाड़ी चला सकते हैं? यानी थकान हो जाएगा। दूसरा, मैं क्या हमारा कभी दिल दर्द किया है? नहीं, वो दर्द, वो तो अलग दर्द वो दर्द अलग दर्द है। वो दर्द करता नहीं जानबूझ के आदमी नौटंकी करता है ना। बस एक थप्पड़ खींच के मारो, सारा दर्द गायब हो जाएगा। वो अलग कहानी है। मतलब हार्ट दर्द की अभी किया है क्या? नहीं करेगा, क्योंकि ये बिना दर्द किए जीवन भर काम करेंगे। अगर इसमें दर्द हुआ तो कोई कहेगा लाओ दबा दें, और कहीं हृदय दबाना शुरू किया और जरा तेज दबा दिया तो मुश्किल हो जाएगा। हाथ पैर दर्द करते हैं, कई बार सर भी दर्द करता है, लेकिन कभी दिल दर्द नहीं करता। ये सच्चाई है। वो बनावटी है जो लोग कहते हैं हमारा दिल में बहुत दर्द, जख्म हो गया था, क्या क्या बताते हैं, है ना। फिल्म वालों ने 2-3 अंगों को तो लिया है, दिल और जिगर को इतना गाना बना दिया उन्होंने। जिगर मतलब लिवर, तो जिगर का टुकड़ा हो तो क्या हो? आमतौर पे हाँ, जिगर का छल्ला, हाँ, आंख का पुतला, आंख की पुतली मानते ना कि तू मेरी आंखों का तारा है तो कौन सा दुलारा है। तमाम तरह गाने बना दिए, है ना। साइंस का पर अच्छा खासा ज्ञान है हिंदी क्षेत्र के अभिनेताओं को। हमें खाली शिकायत है साउथ इंडियन वालों से, उन्होंने विज्ञान को मजाक बना दिया है ग्रेविटी उनके पास की है ही नहीं। मुझे बेहद शिकायत है कि यार कुछ तो लाज रख लिया करो, है ना। भोजपुरी वाले से शिकायत ही नहीं है। ये तो अपने घर के लोग जो मन के सो करें, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखें कि इतना बदमाशी ना करें बस। बाकी साइंस में जितना मन को उतना खेलें। भोजपुरी वाले बनाते कहां साइंस में फिल्म बनाते हैं तो वो अलग बना देते हैं, है ना। तो ये अपना साइंस का कहानी है। तो खैर, तो हृदय में कभी दर्द नहीं है,
यानी कि जीवन पर्यंत कार्य कर रहा है, इसलिए वो अनैच्छिक कैसा है, अनैच्छिक है। तो यही 3 बातें हैं। आइए हम लोग इसको बांट लेते हैं। हाँ जी, क्या, पुल और पुश। देखो पुल मतलब हम खींच सकते हैं। आप अगर ये करो, हम ये कर रहे हैं ये, तो जब हम ये फैला रहे हैं तो नीचे से पुलिंग हो रही है। आप इसको जैसे आप ये दबा रहे हो कि ऐसे हमने किया, पुश कर दिया, उसमें आप पुश नहीं कर रहे हो, बल्कि नीचे की मांसपेशियां क्या कर रही हैं, नीचे से पुलिंग कर रही हैं। हम कभी भी पुश एक्शन कर ही नहीं सकते। तो क्या, किसमें, नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा, हो सकता है गलती हो गई होगी। पुश एक्शन है क्या, नहीं पुलिंग लिखाए होंगे यार। अगर लिखा है तो सही कर लो, अब इंसान ही है ना, वो हो सकता है कि कहीं ऐसा मिस्टेक हो गया हो। नहीं पुल ही है, सही कर लो अब। चले, अब हो सकता है, देखो दिन भर हम काम कर रहे हैं, तो दिन भर में हम ये मानते हैं कि एक आध गलतियां हमसे हो सकती हैं। दूसरा, शब्दों का ओवरलैप हो सकता है, तो ये मान के चलना। चलिए लिखिएगा, तो 2 हिस्सों में बांट लीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा रेखित पेशी ऊतक, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, और दूसरी तरफ लिखिएगा अरेखित पेशी ऊतक। पहले इन दोनों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम हृदय पेशी के बारे में बात करेंगे। नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू और नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, रेखित और अरेखित, रेखित और अरेखित, रेखित और अरेखित। तो हम लोगों ने कल 2 पैटर्न देखे, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। तो ध्यान देना, जो रेखित पेशी है या स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इसमें एक्टिन और मायोसिन बहुत ज्यादा रेगुलर पैटर्न पर आपको मिलेंगे। तो एक छोटा सा चित्र बना लीजिएगा, एक में रेगुलर पैटर्न दिखा देना और एक में इरेगुलर पैटर्न दिखा देना। ये दोनों एक्टिन और मायोसिन है, ये भी दोनों एक्टिन और मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन। तो रेखित में रेगुलर पैटर्न है और अरेखित में इरेगुलर पैटर्न है। नियमित और अनियमित हिंदी में बोलते हैं, नियमित और अनियमित। नियमित और अनियमित, हिंदी में लिखिएगा नियमित पैटर्न और अनियमित पैटर्न। तो समझ रहे हो ना हिंदी वालों। हाँ, एक बच्ची गई थी, बहुत गुस्सा थी आज वहां पे, पर्चा लेके गई थी कि हिंदी में कहा गया था, एडमिशन लिया गया था और ज्यादातर अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं है, बाइलिंगुअल ये, और हम प्रयास करेंगे दोनों बोलने का। कई बार ऐसा हो जाता होगा कि हम एक बार हिंदी बोल के निकल लेते होंगे। हाँ ठीक है, देखिएगा रेखित पेशी ऊतक और चित्र बन गया। तो इसके नीचे लिखिएगा, लिखिए इसमें एक्टिन और मायोसिन नियमित होते हैं। लिखिएगा एक्टिन एंड मायोसिन आर इन रेगुलर पैटर्न। इसमें, हाँ रेखित में लिखिएगा, इसमें एक्टिन और मायोसिन नियमित रूप में होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन आर इन रेगुलर पैटर्न। एक्टिन और मायोसिन नियमित होते हैं। रेखित में लिखिएगा एक्टिन और मायोसिन नियमित होते हैं। और अरेखित में क्या लिखेंगे, अनियमित, है ना, इरेगुलर। देखिए इसमें एक्टिन और मायोसिन अनियमित रूप में होते हैं। दोनों हो गए। दूसरी बात पर ध्यान रखना, यह हमारी बोन है और इस बोन से बिल्कुल अटैच करता हुआ या सटा हुआ जो मसल्स हमें दिखेगा, ये मसल्स आमतौर पे बोन से सपोर्टिव होता है। जैसे यहां पर आप देखें तो ये जो आगे मसल्स और पीछे बोन है और दोनों एक दूसरे से अटैच हैं, तो इससे ये काफी स्ट्रांग बन जाता है। तो जब हम बात करते हैं रेखित की,
तो ये हमेशा हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम हड्डी पेशी ऊतक क्या बोलते हैं, अस्थि पेशी ऊतक या हड्डी पेशी ऊतक कहा जाता है। तो हिंदी में दूसरी बात लिखेगा, रेखित में लिखेगा, रेखित पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, रेखित पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, रेखित पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। अंग्रेजी में लिखिएगा, इट अटैच्ड विथ बोन, इट अटैच्ड विथ बोन, रेखित पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसीलिए इन्हें अस्थि पेशी ऊतक कहा जाता है, इसीलिए इन्हें अस्थि पेशी ऊतक कहा जाता है। लिखिएगा, इट अटैच्ड विथ बोन, इट अटैच्ड विथ बोन, सो इट इज कॉल्ड बोन मसल या स्केलेटल मसल, जो भी आप लिखना चाहें। इट अटैच्ड विथ बोन, सो इट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल या बोन मसल, जो भी आप लिखना चाहें। अब दूसरी तरफ आना, अरेखित में दोनों हो गया ना, अब सही है, हिंदी और इंग्लिश नॉर्मल है ना, अब ठीक है, सामंजस्य बैठा के चलना है, क्योंकि दोनों को साथ लेके चलना है ना। तो निश्चिंत रहिए, जब भी आपको किसी में लगे कि इस क्लास में ऐसी कमी आई है, तो हम बिल्कुल निवेदन करेंगे, जरूर हमें बताएं, क्योंकि हम और आप दोनों लोग संयोजन से ही काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे ये दिक्कत जा रही है, तो मैं उसको भरसक प्रयास करूंगा कि सही हो जाए, है ना। तो बिना झिझक के और बिना ही कोई ऐसी मानसिकता कि मास्टर है या जो भी, ऐसा कोई मानसिकता जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो केवल हम सीखने और सिखाने जैसी लिए आए हैं। अब आप सीखोगे ही नहीं तो हमारा वजूद का कोई मतलब नहीं है। तो सीखने के लिए जहां भी आपको दिक्कत आ रही है, हाँ, कोई ऐसा अमौलिक दिक्कत लेके मत आना कि फर्जी की बात कर दो या ऐसा कुछ, एक मौलिकता अपनी बरकरार रखिएगा कि हाँ लगे कि हाँ वाकई में समस्या है, तो जरूर बताइएगा, उसका स्वागत रहेगा, है ना। अब ध्यान देना, ये जो मसल्स हैं यहां पर बोन प्रेजेंट नहीं है। अब जरा सोचो कि क्या अपनी लंग में बोन है कहीं, उत्तर है नहीं। हमारा जो इंटेस्टाइन है पूरा ऐसे फैला हुआ है, इसमें बोन नहीं है, लेकिन मसल तो है, एक मोटी सी आवरण या रचना बनी हुई है। तो ये जो हमारी मसल्स हैं यहां पर बोन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये अटैच नहीं होती बोन से, इस वजह से ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत स्मूथ होती हैं, इसलिए इसे हम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के तौर पर जानते हैं। तो हिंदी में लिखिएगा, देखिए, यह हड्डी से नहीं जुड़ी होती, यह अस्थि से नहीं जुड़ी होती, इट इज नॉट अटैच्ड विथ बोन, यह हड्डी से नहीं जुड़ी होती, इट इज नॉट अटैच्ड विथ बोन, यह हड्डी से नहीं जुड़ी होती, तथा बहुत ही मुलायम और चिकनी होती हैं, तथा बहुत ही मुलायम और चिकनी होती हैं, एंड इज वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम और चिकनी होती हैं, एंड वेरी स्मूथ एंड सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम और चिकनी होती हैं। देखिए, इसी कारण इन्हें ड्यू टू द रीजन, इसी कारण इन्हें चिकनी पेशी ऊतक कहा जाता है, ड्यू टू द रीजन कॉल्ड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, इसी कारण इन्हें चिकनी पेशी ऊतक कहा जाता है, इसी कारण इन्हें चिकनी पेशी ऊतक कहा जाता है, इसी कारण इन्हें चिकनी पेशी ऊतक या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, इन्हें चिकनी पेशी ऊतक या स्मूथ मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, ड्यू टू द रीजन कॉल्ड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो एक का नाम मिला हमें बोन मस्कुलर टिश्यू और एक का नाम मिल गया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। तो स्मूथ मस्कुलर टिश्यू एक तरीके से ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि अरेखित है और इनमें रेगुलर पैटर्न नहीं है, लेकिन जो बोन मस्कुलर टिश्यू वो रेगुलर पैटर्न पर होती हैं। अब तीसरी बात लिखिएगा इसी में, रेखित में तीसरी बात डाल दीजिएगा, लिखिए, यह हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, यह हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, यह हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है, यह हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, इसीलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखिएगा, लिखिए, इट वर्क या देयर वर्क, ऐसे लिखिएगा, देयर वर्क appears on our bill, their work appears on our bill, इनके कार्य हमारी इच्छा पर दिखाई देते हैं। इट वर्क्स
appear on our bill due to reason called voluntary muscular tissue. It works appear on our will due to reason it calls voluntary muscular tissue. ऐच्छिक पेशी ऊतक due to reason it called voluntary muscular tissue. अब दूसरे हिस्से में आ जाएगा अनैच्छिक वाले में। तो ये कैसी हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, लिखिएगा यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है। यह हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखिएगा इट डज नॉट वर्क अंडर आवर बिल, इट डज नॉट वर्क अंडर आवर बिल and known as involuntary muscular tissue. It does not work under our bill and known as involuntary muscular tissue and known as involuntary muscular tissue. इन्हें हमने क्या कहा, अनैच्छिक पेशी ऊतक के। तो अब सवाल आता है कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं ऐच्छिक के, कौन कौन से अनैच्छिक के। तो ऐसी मसल्स जो हमारे नेक के पास हैं, ये जो हमारे लेग या हैंड में है, ये सारी कैसी हैं, ऐच्छिक हैं। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, ऐच्छिक में एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, लिखिएगा, हाँ हिंदी में लिखिएगा, पहले लिखिए गर्दन, हाथ और पैर की पेशियां, गर्दन, हाथ और पैर की पेशियां। अंग्रेजी में लिखिएगा नेक, नेक, आर्म एंड लेग मसल, नेक, आर्म एंड लेग मसल, शोल्डर मसल, कंधे की पेशियां। हिंदी में भी लिखते चलना, हाथ हो गया तो शोल्डर वगैरह आ गया उसी में, लिखिएगा नेक, आर्म एंड हाँ शोल्डर मसल। क्या जीभ हमारी इच्छा पर है, पक्का बताना, जीभ पर कंट्रोल है? हमें तो नहीं लगता कि जीभ पर कभी कंट्रोल आप कर सकते हो। अभी इमली ऐसे लटका दें और उसी में हम क्या करें, हल्का सा मीठी इमली, हल्का पानी ऐसे मार दें और उसके बाद हल्का सा उसमें नमक मिर्चा छिड़क दें और उसका रस गिरना शुरू, ऐसे ऐसे आपके जीभ के सामने करें, ऐसे कैसा लग रहा है? महसूस हो रहा है? अंदर कर लो, अंदर कर लो। तो क्या आपने कंट्रोल किया? उत्तर नहीं है, नहीं, जीभ पर कंट्रोल है, आप चाहो तो नहीं। देखो वो जो जीभ से लार आई उस पर कंट्रोल नहीं है ना, सैलिवा का आना कंट्रोल से बाहर है। अब रसगुल्ला सामने आ गया और 3 दिन से रसगुल्ला नहीं खाए हो तो मन करता है कि इसका काउंटर फोड़ दें, तो उसका मिठाई वाले का, है ना, कोई ऐसा तलवार हो भोंक दें ऐसे बीच से और फाड़ के निकाल लें। तो वो खाने की चीजें हैं, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कहूं कि जीभ निकालो, अंदर बाहर करो, तो कर सकते हो ना, बिल्कुल। तो जीभ पर कंट्रोल लिखिएगा। टंग, दूसरा लिखिएगा एग्जाम्पल, ह्यूमन टंग, हाँ उसी में ऐच्छिक में लिखिएगा। हाँ, टंग का भी कई बार कंफ्यूजन में आ जाता है ना, ये देखिएगा ह्यूमन टंग, मानव की जीभ। एक और लिखिएगा ग्रसनी, ये भी बार बार पूछते हैं, फेरिंग्स लिखिएगा, ग्रसनी या फेरिंग्स। ऐच्छिक में ही लिखना है सारे। तो क्या क्या हो गया ऐच्छिक में? हाथ पैर की पेशी हो गई, कंधा हो गया, है ना, गर्दन हो गया और जीभ हो गया और ग्रसनी हो गई। और कोई कंट्रोल है आपका? और कोई मसल्स है जहां पे कंट्रोल स्थापित कर सको? आंखों पे कंट्रोल है? पलक झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ, आप पलकों पर कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, पलकों पर कंट्रोल नहीं है हमारा भाई। आप जरा बस खाली 1 मिनट ऐसे आंख खोल के बैठ जाओगे, आंसू आ जाएगा या आप फिर झपकाना ही पड़ेगा आपको। अब मैं कहूं कि श्वसन पर कंट्रोल है अपना, आप कहोगे नहीं मैं सांस रोक लेता हूं, कि कुछ देर रोक पाओगे? नहीं, मर जाओगे भाई। सांस पे कंट्रोल थोड़ी है, वो अपने आप होगा। वैसे आंखों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कान हिला लोगे अपना? क्या मानो अपने कान के दोनों पन्ने हिला सकता है? जैसे जैसे वो हाथी वाथी ऐसे टक 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 कर लेते हैं, कौन हिलाएगा?
ऐसा नहीं है, हमारा कंट्रोल इस पर भी नहीं है। तो लगभग जो थे मैंने काम कर लिया। अब लाना अनैच्छिक पे आ जाना, अनैच्छिक पे लिखनी है, एग्जाम्पल डाल लीजिएगा कौन कौन से अनैच्छिक में क्या क्या है लिखिएगा। हाँ ये लिखिए, पूरा श्वसन तंत्र लिखिएगा, पूरा श्वसन तंत्र। हाँ अनैच्छिक में लिखिएगा, हाँ बता रहे हैं सारा सब लिखा देंगे, लिखिएगा पूरा श्वसन तंत्र यानी कि होल रेस्पिरेटरी सिस्टम, होल रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा श्वसन तंत्र लिखिएगा। स्टमक यानी आमाशय, स्टमक यानी आमाशय। अब होल रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग आ जाएगा ना, तो श्वसन तंत्र में क्या आता है, लंग्स ही आता है। लिखिएगा स्टमक यानी कि आमाशय। लिखिए इंटेस्टाइन या आंत, इंटेस्टाइन या आंत। भाई सारी हो गई उसी में, छोटी बड़ी क्या कर रहे हो, आंत तो आंत, इसलिए मैंने एक रिप्रेजेंट कर दिया ना, छोटी और बड़ी दोनों। लिख लो बगल में, बड़ी और छोटी, बिग एंड स्मॉल। इसके बाद लिखिएगा यूटेरस, यूटेरस इसको बोलते हैं गर्भाशय, जानते हैं ना, हाँ यूटेरस या गर्भाशय। हाँ इसके बाद लिखिएगा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूटेरस लिखिएगा। इसके बाद लिखिएगा यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, यूटेरस और यूरिनरी ब्लैडर। तो इतने एग्जाम्पल बार बार घूम घूम के आते हैं अनैच्छिक वाले में, तो याद हो जाएगा दोनों। याद क्या करना है, बहुत कॉमन सी बात है। खैर अब हम आते हैं ऐच्छिक में। क्या ऐच्छिक पेशियां आपको मजबूत मिलती हैं, ये सब टाइट हो जाता है ना, तो लिखिएगा ऐच्छिक पेशियां अत्यंत मजबूत होती हैं, ऐच्छिक पेशियां अत्यंत मजबूत होती हैं। लिखिएगा ऐच्छिक पेशियां अत्यंत मजबूत होती हैं यानी वेरी स्ट्रांग। देखिएगा हाँ ऐच्छिक पेशियां या स्टिप्ड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स आर वेरी स्ट्रांग। लिखिएगा वॉलंटरी मसल्स आर वेरी स्ट्रांग। अब अनैच्छिक में लिखिएगा अनैच्छिक पेशियां ज्यादा मजबूत नहीं होती, अनैच्छिक पेशियां ज्यादा मजबूत नहीं होती। Involuntary muscles, involuntary muscles, involuntary muscles are not strong because उसी में आगे बढ़ना, because they are smooth and soft, क्योंकि ये लचीली और मुलायम है। because they are smooth and soft, क्योंकि ये लचीली और मुलायम है, क्योंकि ये लचीली और मुलायम है। ऐच्छिक में आना लिखिएगा, ऐच्छिक में अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए ऐच्छिक पेशियों में थकान महसूस होता है, ऐच्छिक पेशियों में थकान महसूस होता है। फीलिंग ऑफ फटीग, जानते हैं फटीग मतलब होता है थकान। लिखिएगा फीलिंग ऑफ फटीग इन वॉलंटरी मसल्स, फीलिंग ऑफ फटीग इन वॉलंटरी मसल्स। ऐच्छिक पेशियों में थकान महसूस होता है, फीलिंग ऑफ फटीग इन वॉलंटरी मसल्स। और इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, इसमें थकान महसूस नहीं है, अनैच्छिक में थकान महसूस नहीं होता, अनैच्छिक पेशियों में थकान महसूस नहीं होता। वो अलग दृष्टिकोण है, वो मसल्स का फटीग नहीं है ना, वो साइकोलॉजिकल फटीग मान लेते हैं उसको हम। लिखिएगा अनैच्छिक पेशियों में थकान नहीं होता, अनैच्छिक पेशियों में थकान नहीं होता। तो ज्यादा फोर्स कौन देंगी, ऐच्छिक की अनैच्छिक, ऐच्छिक देंगे ना, तो ऐच्छिक में लिखिएगा यह अधिक बल प्रदान करती हैं, exert more force, EXERT, exert more force, it exert more force, या अधिक बल प्रदान करती हैं, it exert more force। और दूसरा लिखिएगा यह कम बल प्रदान करती हैं, less force, exert less force, यह कम बल प्रदान करती हैं। तो जो थकान है वो थोड़ी देर बाद काम करना बंद कर देगी ना, और जो बिना थके काम करेगी वो लाइफ लॉन्ग काम करेगी। तो जो हमारी ऐच्छिक है इनका जो वर्क पीरियड है वो लिमिटेड है, बट जो अनैच्छिक उनका वर्क पीरियड कितना है, अनलिमिटेड है। तो लिखिएगा ऐच्छिक पेशियों का कार्य समय निश्चित है, ऐच्छिक पेशियों का कार्य समय, ऐच्छिक पेशियों का कार्य समय निश्चित है।
ऐच्छिक पेशियों का कार्य समय वर्क पीरियड इज लिमिटेड। ऐच्छिक पेशियों का कार्य समय लिमिटेड या निश्चित है। अब उसका उल्टा लिखिएगा किसमें, अनैच्छिक में, कि अनैच्छिक पेशियों अनियमित रूप में कार्य कर अनिश्चित रूप में कार्य करती हैं, लिमिटेड नहीं है। देखिए अनैच्छिक पेशियां जीवन पर्यंत, ऐसे लिखिएगा वर्क लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। अनैच्छिक पेशियां जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। अनैच्छिक पेशियां जीवन पर्यंत कार्य करती हैं। तो ये दोनों में कुछ अंतर रहे, कुछ समझ में आई बात। अब अगर हम कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में आ जाएं, यानी कि हृदय पेशी ऊतक की चर्चा करें, तो इसमें बस आपको यही समझना है कि इनका जो बनावट है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का और इनकी जो वर्क फंक्शन है वही दोनों समझना है, और यहीं से एग्जाम में सवाल आता है। इनका जब हम स्ट्रक्चर बात करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और ऐसी कौन सी मसल है जिसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है? ऐच्छिक की अनैच्छिक? ऐच्छिक है ना। तो इनका जो स्ट्रक्चर यानी बनावट होती है वो वॉलंटरी या ऐच्छिक की तरह है, स्ट्रिक्टेड है। और अब इनका अगर हम वर्क फंक्शन की चर्चा करें, यानी कि इनका जो कार्य प्रणाली है ये ऐसा है कि हार्ट पूरा लाइफ लॉन्ग काम कर रहा है ना, कभी रुकता नहीं है। और ऐसी कौन सी पेशियां जो थकती नहीं है, लाइफ लॉन्ग काम करती हैं, तो पता चला वो कैसी हैं, इनवॉलंटरी या अनैच्छिक हैं। तो इसे अपनी कॉपी में बना लीजिए कि यही बार बार पूछते हैं कि कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का या हृदय पेशी ऊतक का बनावट और कार्य प्रणाली। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ ऐच्छिक एंड अनैच्छिक, वॉलंटरी एंड अनवॉलंटरी, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये मिश्रण है हृदय पेशियां बनावट, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है ना जीवन भर के काम करने के लिए इसका। नहीं, स्ट्रक्चर इनका लाइक है ऐच्छिक। ब्रेन की पेशियां, ब्रेन में पेशी कहां है? वो तो न्यूरॉन से बना है ना पूरा ब्रेन। ब्रेन में पेशियां है कहां पर? ब्रेन तो न्यूरॉन से बना है ना, तो हम उस पर कंट्रोल कहां कर? ब्रेन तो और सब पे कंट्रोल करता है, उसका काम है पूरी बॉडी पर कंट्रोल करना। ब्रेन ऐसा है बेचारा कि जो खुद को समझ ही नहीं पाता, उस पर अगर आप सुई घुसोड़ दोगे तो दर्द नहीं होता उसको, क्योंकि वो ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ऐसा कौन सा ऑर्गन जिस पे दर्द नहीं है। अगर निडल को उसमें घुसाया जाए तो ब्रेन में कोई दर्द नहीं, उसको एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो और सब पे कंट्रोल कर रहा है, वो खुद पे कंट्रोल नहीं उसका, क्योंकि स्वयं में वो सत्ता है। नहीं, वो आप दबा यहां पे, ये तो हमारा वो स्किन है ना, कपाल है, कॉर्नियल है ये। तो ये तो जहां पे हम स्कल या कॉर्नियल, ये तो दर्द करेगा। जब आप मेन ब्रेन पे जाएंगे तो टोटली बना हुआ है न्यूरॉन्स से। क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड किस पे? ब्रेन पर। नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों पार्ट है ना सीएनएस के, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दोनों पार्ट है और दोनों न्यूरॉन्स से बने हैं और फंक्शन दोनों का। लेकिन ब्रेन हमारा थोड़ा कमजोर काम करता है, स्लो वर्क करता है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत रिफ्लेक्स एक्शन करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड काम करेगा, है ना। ब्रेन हमारा क्विक मैसेज नहीं लेता। ये बन गया सबका कि काम कैसे करेगा, अनैच्छिक, और बना कैसे है, ऐच्छिक है। तो मिक्सचर है, ये अलग स्पेशलिटी इसके पास है। कुछ हमारे पास डेटा है, उनको देख लेते हैं मसल्स से जुड़ा हुआ। कुछ ऐसी मसल्स हैं जो बहुत छोटी बड़ी होती हैं, जैसे कार्डियक हो गई। जैसे एक है ग्लेटियस मैक्सिमस, देखा होगा ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होती हैं। तो कुछ नोट करके फटाफट लिख लीजिएगा, है ना। लिखिए, ग्लूटियस मैक्सिमस ये एक मसल्स है जो हमारे हिप के पास है और ये पूरी बॉडी को खड़ा रखने में काम करती है। लिखिएगा ग्लूटियस मैक्सिमस। अब इसको अंग्रेजी में ही लिखना होगा जो हिंदी वाले हैं भैया, ये मत कहना कि ऐसा कर रहे हो हमारे साथ।
हाँ, इस साइंस से थोड़ा तो अंग्रेजी करेंगे ना हम लोग। हाँ, अब इसे ग्लूटियस मैक्सिमस को हम नहीं सकते कि यह है मुगल काल, है ना, संभव नहीं है। तो ग्लूटियस मैक्सिमस नाम है तो ऐसा दे दिया गया। अंग्रेजों ने पढ़ाया ना साइंस, भारतीयों ने पढ़ाया होता, बनाया होता साइंस के बारे में ठीक ठाक, तो हम लोग ऐसा ऐसा नाम रखते इसका, है ना, तो हम लोग रख नहीं पाए ऐसा नाम, है ना। नहीं तो इसका रहते गंग पुत्रिका। हाँ, क्या कहते हैं ये, नहीं ये संभव नहीं है, सब बन चुका है। हम देखो, मैं केवल आपको इन्फॉर्मर हूं, मैं कुछ थोड़ी हूं। हमने क्या, हमारा काम क्या है, कहीं से सूचनाओं कलेक्ट करना और आपको इन्फॉर्म कर देना, बस दिशा में बना के रखना कि भाई ऐसे ऐसे चलना है। अब ये चलने का तरीका हमें अचानक नहीं आया होगा, कई साल करते रहे तो आ गया। तो बस यही काम हमारा है। बहुत विद्वता थोड़ी होती है अध्यापकों में, खासकर जो यूपीएससी पढ़ा रहा है, और उसको होना भी नहीं चाहिए। कारण कि अगर विद्वता आ जाएगी उसके अंदर तो सिलेबस खत्म नहीं कर पाएगा, और फिर सिलेबस खत्म नहीं होगा तो मसला गंभीर हो जाएगा। तो बहुत लिमिटेड बना के रखा जाता है, उतना ही काम करना है जितने से हमारे एग्जाम में सेट हो जाए, हम उसी में बंधे रहते हैं, उससे ऊपर नहीं जाते। जब हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं तो उससे एक अक्षर ज्यादा नहीं बोलेंगे, और जब हम इस फाउंडेशन में आए तो हम यूपीएससी या बीपीएससी के 10 साल के पेपर को ध्यान में रखते हैं कि इसका सवाल क्या पूछा गया, उससे कि इर्द गिर्द अपनी दुनिया को रखा जाए, ज्यादा आगे पीछे नहीं। नहीं तो ये जीएस से कभी खत्म नहीं होता। जो लोग टॉपर हैं उनका भी जीएस कभी पूरा नहीं हुआ है, उनसे पूछ लेना बुला करके कि जीएस पूरा हुआ था कि नहीं, लास्ट में भी लग रहा था थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ये था सागर है, इसको बैलेंस बना के रखना होता है। तो लिखिएगा हिंदी में, लिखिए यह शरीर की सबसे लंबी, या शरीर की सबसे बड़ी, लंबी नहीं सबसे बड़ी, यह लार्जेस्ट बोलेंगे, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। ग्लूटियस मैक्सिमस, यह शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट मसल ऑफ बॉडी। देखिए इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य शरीर को सीधा रखना है। इसका मुख्य कार्य शरीर को सीधा रखना है। देखिए मेन वर्क फंक्शन इज बॉडी इरेक्ट पोस्चर, टू मेंटेन बॉडी इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट माने जानते हैं ना, सीधा। लिखिएगा मेन वर्क फंक्शन टू मेंटेन बॉडी इरेक्ट पोस्चर, बॉडी इरेक्ट पोस्चर, टू मेंटेन बॉडी इरेक्ट पोस्चर। तो ये जो हिस्सा है हमारा, यही हमें ये कहलाया कि हम खड़े होकर चलना शुरू कर दें। बच्चों में देखिए वो 6 महीने तक बैठ नहीं पाते, एकदम ऐसे ही लेटे रह जाते हैं, क्योंकि उनका ये बहुत स्ट्रांग नहीं होता। धीरे धीरे जब स्ट्रांग होता है तो बैठना शुरू करते हैं, और स्ट्रांग होगा तो वो खड़ा होना शुरू करते हैं। दूसरा लिखिएगा, एक और हमारे पास है मैसेटर मसल, ये जबड़े के पास यहां पे है मैसेटर मसल। नंबर 2 लिखिएगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में एक साथ लिखिएगा, मैसेटर मसल। मैसेटर मसल ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है बॉडी की, मतलब बहुत पावरफुल है, फाड़ दोगे पकड़ किसी को, है ना। हमारी तो थोड़ी कम भी है, बाघ और शेर चीता होता तो फिर क्या ही मैसेटर लेके चलते हैं वो। लिखिएगा मैसेटर मसल, लिखिए स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। हिंदी में लिखिएगा शरीर की सबसे मजबूत मसल, मांसपेशी है। और कहां पर, जॉ के पास है, जबड़ा जानता है ना। हाँ लिखिएगा, लोकेशन जॉ के पास लिखिएगा। लिखिए मानव का जबड़ा इसे रखता है। हमारे पास 4 तरह के दांत है ना, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। तो ये जो आप देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला जो दांत है वो मोलर है, और सबसे आगे वाला इंसाइजर है। एक इनकी ताकत का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो कि जो हमारी मैसेटर मसल्स होती हैं वो हमारे जबड़े को इतनी पावर देती हैं कि हमारे पास जो 3 मोलर दांत हैं, इनके पास इतनी ताकत है कि हम लगभग 90 किलो का, कितना, 90 किलोग्राम तक का प्रेशर उठा, मतलब पावर दे सकते हैं, दाब सकते हैं किसी को, इतना जैसे 90 किलो के नीचे किसी को दबा सकते हैं। और जो हमारे इंसाइजर दांत हैं, 2 इधर और 2 इधर, 4 दांत होते हैं इंसाइजर, इनसे हम 25 किलोग्राम का प्रेशर लगा सकते हैं। 25 किलोग्राम के बराबर प्रेशर, जितना 25 किलोग्राम का एक बाट है दाबने पे, उतना प्रेशर अपने दांत से किसी को काट सकते हैं। तो ये पावर है, और ये दोनों पावर कौन दे रही है, मैसेटर मसल्स देती हैं। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। 4 दांत है ना, ये मोलर है,
इसके बाद दो होते हैं प्रीमोलर, एक होता है कैनाइन, क्या होता है कैनाइन, और ये चार हैं इंसाइजर। तो नीचे पीछे वाले हिस्से में ज्यादा पावर होती है, आगे वाले हिस्से में थोड़ी कम पावर है। जैसे कुछ सुपारी उपारी फोड़ना है तो आदमी कहाँ फोड़ता ले जाके, पीछे वाले हिस्से पे। आगे वाले सुपारी फोड़ोगे दांतों टूट जाएगा, है ना। तो अलग अलग पावर है, क्योंकि पीछे में मैसेटर की पावर बहुत ज्यादा होती है। बन गया, आगे बढ़ लेते हैं। कुछ करना नहीं है, पीछे 90 लिख दो, आगे 25 बता दो। तो ये मैसेटर की पावर है, और उसकी ताकत दर्शाने के लिए बताया कि कितनी पावरफुल है। अब सोचो ऐसे बाघ हुआ के पास बहुत पावर होती होगी जो मुझे पता नहीं कितनी होती। इसके बाद हाँ बनाइए। सबसे छोटी हड्डी कहां है, कान के अंदर है ना, मिड ईयर में है, मध्य कर्ण में, स्टिपस बोलते हैं ना। हाँ, तो वहीं पर एक मसल हमें मिलेगी कान के पास ही, इसे बोलते हैं स्टेपेडस मसल्स। लिखिएगा स्पेडियस मसल, लिखिएगा स्पेडियस मसल। ये स्मॉलेस्ट मसल ऑफ बॉडी है। लिखिए अगला स्पेडियस मसल, ये स्टेपस के पास है, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपस कान के पास। लोकेशन देख रहे हैं कान के पास चित्र में। लिखिए सब शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है ये, और लोकेशन इनसाइड ऑफ मिडिल ईयर, मध्य कर्ण के अंदर। लोकेशन कर देना इनसाइड, इनसाइड ऑफ मिडिल ईयर, मध्य कर्ण के अंदर। लोकेशन दे दीजिएगा मध्य कान के अंदर। तीन हड्डी है, मैलस, इंकस और स्टिपस। तो तीन इधर एक कान में और तीन दूसरे कान में, कुल मिलाकर 6 हड्डी। कोई काम बता सकता है इनका काम क्या करती हैं हड्डियां? आवाज को प्यूरिफाई, मैग्नीफाई करते हैं, आवर्धन करना, है ना। जैसे हम जो सुना रहे हैं आपको, अगर ये हड्डियां कमजोर मिलेंगी या ये मांसपेशी कमजोर हो जाएगी तो हमें सुनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये आवाज को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं या उसे और ज्यादा बढ़ा देती हैं। हड्डियों का काम यही है। एक और यहां पर हमारे पास हड्डी है, क्या चीज? इनसाइड ऑफ द मिडिल ईयर, मध्य कान के अंदर। अक्सर कुछ लोग हड्डी को यहां मान लेते हैं, जैसे कान दबाते हैं तो हल्का नहीं दबता बीच में, तो कहते हैं हड्डी यहां पे है। ये हड्डी नहीं, तो कार्टिलेज है ना। अगर ये हड्डी का बना होता तो दिन में रात भर में तोड़ डालते हम लोग, करवट लेते मारते पटाख से टूट जाता। सोचो कि कितना सिस्टम से बनाया भगवान ने। अगर नाक उपस्थित नहीं बनी तो कैसे इसको दबा के निकालते? नाक पोछना भी पड़ता, बच्चों को नाक पोछना नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान ने कहा कि आगे चल के नाक पोछना ही पड़ेगा, तो इसको क्या कर दिया जाए, थोड़ा मुलायम कर दिया जाए। तो यहां पर मुलायम कर दिए, लेकिन ज्यादा मुलायम कर देते तो गिर जाती नाक साइड से, तो इसलिए यहां पे हड्डी लगा दी पीछे, एक हड्डी इधर से एक हड्डी इधर से। तो जो नोज है हमारी वो मिक्सचर ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज है, आगे से कार्टिलेज पीछे से बोन। और कान केवल किसका है? कार्टिलेज का, क्योंकि कान बहुत टाइट कर देंगे तो रात में दिक्कत होगी करवट लेने में, या फिर तो कुछ लगाना पड़ जाता है इसमें। पता चलता है कि दिन भर में आज क्यों नहीं सर कान टूट गया है ना, कौन सा दाहिना कान। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एक और हमारे पास हड्डी है, सॉरी मसल्स है, जो हमारे घुटने से लेकर के ऊपर तक होती है। लिखिएगा इसे हम स्टेरनियम बोलते हैं। लिखिएगा स्टेरनियम। लिखिएगा स्टेरनियम या सैट्रियम, जो भी बोल दो। और इनका लोकेशन है हमारे पैर के पास और खासकर जांग के पास, पूरी लंबी हड्डियां। लिखिएगा लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी, SARTANUM, लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ बॉडी, लॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है। ये हिप और नी को ज्वाइन करती है। लिखिएगा लोकेशन, लिखिएगा जंक्शन ऑफ हिप एंड नी, कूल्हे और गांठ को जोड़ती है, कूल्हे और गांठ को जोड़ती है। हिप एंड नी, लिखिएगा जंक्शन ऑफ हिप एंड नी।
कूल्हे और पैर की गांठ को जोड़ती है। नी ट्रांसप्लांट सुना होगा ना आपने, अक्सर गठिया हो जाता है तो बहुत मुश्किल आ रही है आजकल। तो ये 4 कुछ फैक्ट थे, दिमाग में रख लीजिएगा, आपको मिलते रहेंगे। 2 और बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा नर्व आ गया। 2 और बातें, एक शब्द होता है एट्रोफी, एक होता है हाइपरट्रॉफी। एट्रोफी और हाइपरट्रॉफी। हमारे आसपास 2 तरह के लोग दिखते हैं, एक कुछ इस तरह से होते हैं और एक लोग ऐसा होता है, देखा है, ये बुरादा पी के बड़ा हुआ है, प्रोटीन का बुरादा पीता है ना, या कई बार हाँ जो भी है वो ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे डीजल का इंजेक्शन लगा लेते हैं, सुई लगा के। तो 2 तरह की चीजें हैं। अगर कोई बिल्कुल काम नहीं करेगा, एकदम सोफा पे लेट करके रिमोट की बटन दबाने के लिए आदमी रखेगा अपने पास, है ना, कई बार कहते हैं कि भैया हमारे मुंह में पानी डाल दो, या ऐसा करो कि दाल चावल मुंह में पूंछ के हमारे मुंह में डाल दो, मिक्सी से पीस के, या हम अब और कुछ नहीं करके ग्लूकोज चढ़ाओ हमारे, तो बिल्कुल काम ना कर रहा है, उसको बोलते हैं एट्रोफी, यानी कि बहुत लूज मसल्स जो होती हैं, और वो ऐसा कि हमारा जो वर्क फंक्शन बहुत कमजोर है, तो उसे हम एट्रोफी कहेंगे, लूज हो जाती हैं। कुछ लोग इतना अति कर दे रहे हैं इनकी तरह कि इनकी मांसपेशी ऐसा लगता है पत्थर की बनी हुई है, तो इसे हम हाइपरट्रॉफी कहते हैं। महिलाओं में भी कई बार हाइपरट्रॉफी की कंडीशन देखे तो, बट वो नेचुरल हाइपरट्रॉफी है। जब वो गर्भवती होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो एब्डोमेन की मसल होती हैं वो तुलनात्मक रूप में विस्तार करती हैं। यह भी एक प्रकार से हाइपरट्रॉफी कहा जाता है, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद यह स्वतः नॉर्मल हो जाता है। तो इसी को हमें समझना है। लिखिएगा हिंदी में भी एट्रॉफी, अंग्रेजी में भी लिखिएगा एट्रॉफी। लिखिएगा कमजोर और ढीली मांसपेशियां, कमजोर और ढीली मांसपेशियां, कमजोर, हाँ एट्रोफी में लिखिएगा, वो देख रहे ना ऊपर कैसा इंसान दिख रहा है, कमजोर और ढीली मांसपेशियां एट्रोफी की स्थिति कहलाती है। कमजोर और ढीली मांसपेशियां एट्रोफी की स्थिति कहलाती हैं। लिखिए वीक एंड लूज मसल्स, वीक एंड लूज मसल्स कंडीशंस, weak and loose muscle condition is a atrophy, weak and loose muscle condition is a atrophy। अब ये होता क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ बॉडी एक्टिविटी, आगे बढ़ाना, ड्यू टू लैक ऑफ बॉडी एक्टिविटी एंड मल न्यूट्रिशन, शारीरिक सक्रियता की कमी और कुपोषण एट्रोफी का रीजन है। देखिए ड्यू टू लैक ऑफ बॉडी एक्टिविटी या बॉडी एक्सरसाइज एंड मल न्यूट्रिशन, लिखिएगा हिंदी में, लिखिएगा शारीरिक श्रम की कमी, शारीरिक श्रम की कमी और कुपोषण। पहले वाला लिखिए कमजोर और ढीली मांसपेशियां एट्रोफी की अवस्था है, कमजोर और ढीली मांसपेशियां एट्रोफी की अवस्था है, कमजोर और ढीली मांसपेशियां एट्रोफी की अवस्था है। और आगे बढ़ाना कि एक्सरसाइज या शारीरिक व्यायाम की कमी और कुपोषण इसके प्रमुख कारण बनते हैं। गांव में देखो तो जो चारा मशीन हुआ करती थी पहले, ज्यादा नहीं 2 बोझा काट दो, है ना, अब तो वो आने लगी है, एक बार में कटवा लेते हैं, है ना। धान का जो पुआल होता था, अगर उसे काटना हुआ तो लगता था आत्महत्या कर ले इंसान, ना ही काटे तो बेहतर है, बड़ा मुश्किल करता था। और कई बार पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे चरी बोलते थे, है ना, बड़े बड़े आकार की होती थी, जिसे ज्वार बाजरा जानते हैं, तो ज्वार बाजरा बो देते थे। अब ज्वार बाजरा कड़ा हो जाए, उसको काटना पड़े तो लगता था कि दिल फेफड़ा सब बाहर आ जाएगा। हमारे यहाँ एक ठो गाय थी भैया, बड़ी बदमाश थी, जूठा पानी ना पिए। 3 गाय थी और तीनों एक दूसरे से बड़ा विवाद रखती थी। अगर एक ने पी लिया मान लो और आधा बाल्टी छोड़ दिया, तो अगर चाहो कि दूसरे को पिला दो, तो हमारे यहां 2 लोग थे,
शाम को हमें पिलाना पड़ता था, सुबह एक लोग और थे। तो सुबह तो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, पिला देते थे। हमारे अंदर सज्जनता कूट के नहीं भरी गई थी, नॉर्मल ही थी। तो हम क्या किए, एक दिन पिलाए, दूसरी बचा लगा तो उनको दे दिया, ऐसे ही कर रही। तीसरी के दिए, वो कह ना हम नहीं पियेंगे। हम कहे ओके बाय। जैसी आपकी मर्जी भाई। हम प्रूफ के तौर पे दिखा दिए। अच्छा, दिखाना पड़ता था कि पानी पी लिया, तो लोगों को लगता था कि हम भरोसेमंद तो है नहीं उतने, तो पूछते थे लोग पानी पिला दिए हो? हम कहा हाँ पिला दिए। पूरा पिलाए हो? बाल्टी देख लो, खाली अभी आधी भरी हुई है। अगर पूरा पी होती तो कैसे होता? तो 2 दिन तक वो ऐसे देखेंगे, आदमी आता है जूठा वाला लेकिन नहीं से बदलता। तीसरे दिन से खुद ही पीना शुरू कर दी। आधा वो छोड़ी, वो करी हाँ जल्दी लाओ पिएंगे। हम कहे देखो यही स्थिति है ना? ज्यादा किसी के पीछे लगो तो नौटंकी है भाव खा रहे हैं, है ना? इससे बेहतर है कि इंतजार कर लो, है ना? अच्छा, जो सुबह पिलाता उसको, उसके जी पे सामत आ जाती। क्यों? शाम को तो पानी पी नहीं है 2 लोग, तो सुबह अगर पीना 1 बाल्टी तो कितना पीती वो? 3 पीती। वो कहता कि आजकल बहुत प्यासी रहती हैं। हम कहे बेटा समझते नहीं हो कि मैं हूं, है ना? तो जैसे हमारी उनकी प्रतिस्पर्धा रहती थी। बारिश हो रही मान लो, अब गाय खोल के बांधनी है बाहर से अंदर, तो हम नहीं चाहते थे कि बारिश में तुम दूर से टार्च दिखाओ और हम बांधे। तुम्हें भी भीगना मेरे साथ पड़ेगा। टार्च लेके आओ, कहां तक? बाहर तक आओ, दरवाजे तक आओ, और रस्सी हम खोलेंगे तो वहीं खड़े रहो, है ना? और रस्सी खोल के हम पकड़ाएंगे तो तुम्हें टार्च पकड़ो, साथ चलो। काम तो बराबर होना चाहिए ना। ऐसे कैसे कर सकते हो कि तुम टार्च अपने कमरे से दिखा दो और हम बांधे? इससे तो हमारा शोषण हो रहा है। तो बराबर मात्रा में काम कर लेते हैं। कभी भाई दूसरे भाई थे, मतलब बड़े भाई, चचेरे भाई थे, लेकिन हमारा परिवार संयुक्त था, तो हम बिल्कुल संयुक्त परिवार में शोषण के अधिकारी नहीं बन सकते थे। बराबर काम करो और बड़ा, हाँ नहीं ऐसा नहीं, बड़ा भी होता तब भी हम ऐसा करते। हमें क्या, हाँ अच्छा इंसान नहीं है, लगता अंग्रेजों से मिला हुआ है ना? चलिए, मार्केट खराब कर रहे हैं, खराब मत करना जाके बाहर, है ना? तो आइए लो, आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं किए कभी? गाय भैंस बांधे हो ना? हाँ, हम लोग ऐसे ही हैं, नॉर्मल परिवार से होते हैं। आप लोग हो ना इस तरह के? हाँ, ऐसा ही चाहिए। गोबर पाते हो ना? कंडा अंडा बनाए हो? जाके इस बार सीख लेना, तभी बीपीएससी में सिलेक्शन होगा। हमें अंग्रेज अधिकारी नहीं चाहिए, हमें ऐसा अधिकारी चाहिए जो अपने गांव गिराव का हो, और वो जाए तो समझे हमारे लोगों की बातें, है ना? अब वही यार, ओ माय गॉड यहां कितनी धूल है ना? छी। अब वही ऐसा नहीं चाहिए हमें, है ना? हमें चाहिए कि वो धूल में बैठ जाए, अधिकारी जाए धूल में बैठ जाए, प्रॉपर काम करके आए, हैं? अब नहीं तो वही हाल है कि अब एक शहर से आए, कह रहे बेटा इधर मत खेलो, यहां बहुत गर्दा है। तो हम कहे गर्दा क्या होता है? हाँ, तो मतलब गर्दा को धूल बोलो ना। आधा देसी बोल रहे हो, आधा अंग्रेजी बोल रहे हो, पहले या तो सीख ही लो, सीख लो तब तो समझ में आएगा। अब एक नाम तो नहीं ले सकता, एक हमारे तरफ राजनीतिज्ञ थे, तो नहीं संभव नहीं है नाम लेना, तो वो गए, ऊपर से हवाई जहाज उड़ रही थी, तो एक रमेश नामक राजनीतिक थे, तो हवाई जहाज से जा रहे थे, तो पूछे कि ये क्या है? तो कहे कि सर ये सरपत है। सालो जानते हैं? सरपत बड़ा बड़ा आकार का होता है, छप्पर ऊपर में इस्तेमाल करते हैं, हाँ जो भी कहते हो। तो उन्होंने कहा कि सर सरपत है, सालो। क्या? अच्छा, जबकि वो था गन्ना। क्या था? गन्ना। लेकिन गन्ना भी तो ऐसे ही लगभग दिखता है दूर हवाई जहाज से। तो क्या? अच्छा। फिर जब वहां उतरे तो पूछा, फिर किसी कुछ लोग गए कि साहब यहाँ गन्ना बहुत होता है और एक चीनी मिल चाहिए। तो कहे कि चीनी मिल से क्या होगा? तो वो राजनीतिक साहब कह रहे हैं, तो बताया कि इससे चीनी बनेगी और गन्ना हम इनको बेचेंगे। तो कह रहे गन्ने से और क्या बनता? कहें गुड़ बनता है। तो जब चलने गए तो लोग, हमारी सुझाव यह है कि आज से गन्ना बोना बंद करो, सीधे गुड़ बोया करो। क्या हो? गुड़ जानते हो ना? तो गन्ना बोना ही बंद करो। क्या बोना है? अब तुम लोग क्या करो, गुड़ बो। गुड़ जब बोओगे तो गन्ने की टेंशन नहीं है,
तो ऐसे भी भारत में राजनीतिक हुए हैं। तो खैर लौट आते हैं। हाँ? तो अब इसका मैं उदाहरण जो बताया इसलिए बताया कि हमारे जो लोग हैं उनको हम इतना शहर में पैक कर ली को जानते नहीं खेती कैसी होती है, और बन क्या रहे हैं एसडीएम और आईएएस पीसीएस। वो आईएएस क्या करेगा जो कहे कि गुड़ नहीं गन्ना बोना है या गन्ना नहीं गुड़ बो देना है उठा के। तो ऐसा हमें आईएएस नहीं चाहिए, समझ गए? हमें ऐसा बिहार का अधिकारी चाहिए जो प्रॉपर समझ ले, हर बात को जाने। हाँ, गोबर काहे नहीं उठा सकता है ना? चलिए, तो इसके बाद लिखिएगा हाइपरट्रॉफी। लिखिएगा हाइपरट्रॉफी, लिखिए एक्सेस एक्सरसाइज, ज्यादा मात्रा का कार्य या व्यायाम। एक्सेस एक्सरसाइज, अधिक मात्रा का व्यायाम। एक्सेस एक्सरसाइज या अधिक मात्रा का व्यायाम। एक्सेस एक्सरसाइज या अधिक मात्रा का व्यायाम हमारी मांसपेशियों को बहुत कठोर बना देता है। टर्न इनटू वेरी हार्ड। एक्सेस एक्सरसाइज टर्न मसल्स इनटू वेरी हार्ड। एक्सेस एक्सरसाइज टर्न मसल इनटू वेरी हार्ड या स्टिफ हमारी मांसपेशियों को बहुत कठोर बना देता है, और यही हाइपरट्रॉफी है। नीचे एक नोट डाल दीजिएगा, लिखिए गर्भावस्था के दौरान, हाँ लिखिए अधिक मात्रा का व्यायाम मांसपेशियों को कठोर बना देता है। अधिक मात्रा का व्यायाम मांसपेशियों को कठोर बना देता है। एक और नोट लिखिएगा, गर्भावस्था के दौरान पेट की मांसपेशियों का बाहर आना भी, गर्भावस्था के दौरान पेट की मांसपेशियों का बाहर आना भी नेचुरल हाइपरट्रॉफी है। देखिए, गर्भावस्था के दौरान पेट की मांसपेशियों का बाहर आना भी नेचुरल हाइपरट्रॉफी है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द इंक्रीजिंग ऑफ एब्डोमेन मसल, during pregnancy the increasing of abdomen muscle is a natural hypertrophy, ये नेचुरल हाइपरट्रॉफी, और ये इन्होंने जो कहा वो है ये हाइपरट्रॉफी है, जानबूझ के किया गया काम है ना? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहे हैं जिसे हम आप समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट और है, वो है मायोग्लोबिन का। एग्जैक्टली हीमोग्लोबिन होता है, कैरियर किसको करता है? ऑक्सीजन का। सेम एक और हमारे पास पिगमेंट है, वो है मायोग्लोबिन। ये प्रेजेंट होता है हमारी मसल्स में, ये भी किसको कैरी करेगा? ऑक्सीजन को। तो ये भी नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए, हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है। हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है। हमारी मांसपेशियों में, हिंदी में भी ऐसे लिखना है मायोग्लोबिन। हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है। अंग्रेजी में लिखिएगा मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स। हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन उपस्थित होता है। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। कुछ ट्रांसपोर्ट या कैरी ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लिखिए, हमारी मांसपेशियों में, हिंदी का अंग्रेजी लिखिएगा, मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर मसल्स व्हिच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आवर मसल व्हिच ट्रांसपोर्ट या कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमारी मांसपेशियों में मायोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसी में आगे बढ़ाना, अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन, अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन लाल मांसपेशी बनाता है, रेड मसल। लिखिए, एक्सेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन, एक्सेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन टर्न आवर मसल्स इनटू रेड मसल।
अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन, अधिक मात्रा का मायोग्लोबिन हमारी मांसपेशियों को लाल मांसपेशी बनाता है। एक शब्द सुनोगा रेड मीट और एक शब्द है व्हाइट मीट। तो जब हम ज्यादा मायोग्लोबिन देंगे तो मांसपेशियां टर्न हो जाती हैं रेड कलर में, क्योंकि मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के जैसा ही है, यानी कि लाल कलर का रंजक है। और रेड मीट अगर ज्यादा हो जाता है तो उसमें मात्रा बढ़ जाती है फैट की, यानी कि एक्सेस ऑफ फैट। तो ज्यादा मात्रा का जो फैट है वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, हानिकारक होता है। इसलिए जो रेड मसल्स वाली या रेड मीट है उसको हमें खाना नहीं चाहिए। जो चिकन है, मटन है, ये सारे के सारे रेड मीट के एग्जाम्पल हैं। और जो फिश है वो व्हाइट मीट का एग्जाम्पल है। तो जो फिश है उसे ही खाना चाहिए, कभी भी रेड मीट हमें नहीं खाना चाहिए। तो चिकन और मटन छोड़िए और क्या खाइए, मछली। जो लोग मछली खा रहे हैं उनको सप्ताह में कम से कम 2-3 बार, हमने बताया भी प्रोटीन के दौरान कि फिश का सेवन करना बेहद आवश्यक है। नहीं बताया? हाँ, हॉस्टल में नहीं मिलता? चिकन तो मिलता होगा ना, एग मिलता है। हाँ, खाली हवाबाजी के लिए। ओरिजिनल व्हाइट मीट वही है, फिश ही है। चिकन में संभव ही नहीं है ना। आप सोचो चिकन व्हाइट मीट कैसे हो सकता है, बिना खून के चलेगा वो? भाई प्रॉपर मात्रा में मायोग्लोबिन होगा तभी चिकन जिंदा रहेगा, तो सही काम करेगा। खून रहता है लेकिन उनमें मसल्स में ज्यादा मायोग्लोबिन नहीं होते, ज्यादा फैट नहीं होता, उनकी मसल्स में प्रोटीन बहुत भरा होता है। और हमें चाहिए क्या, प्रोटीन वाला मांस। तो चिकन और मटन छोड़िए और खूब मछली खाइए। आइए बढ़ चलते हैं। इसके बाद लिखिएगा, लास्ट है नर्व टिश्यू। लिखिएगा हेडिंग नर्व टिश्यू। ये फिगर बना सकते हैं जो बना सामने। ये तो बहुत आसान है मुझे बनाने के, सेम ऐसे बनाना, मैं भी यही बनाऊंगा। बनाइए। सेम ऐसा ही एक फिगर बनाइए। अब ये जो है छोटा छोटा कर देना, आप बड़ा मत करना। अरे भैया बड़ा सामान्य सा है ये ना। चलिए हम बना रहे हैं, बना लेंगे। चलिए, यही चाहते थे कि हम बनाएं। नहीं बना लो तो ठीक है, फिर हमें समझाने में आसानी हो जाएगी। ये हम बनाएं, आप बना लो पहले इसमें तो हम बना देंगे। देखो इसमें 3 चीजें समझनी है। एक तो डेंड्राइट्स दिख रहा है, एक्सॉन दिख रहा है, नहीं दिखा अभी कुछ, पहले बनाओ तो दिखेगा। अच्छा हाँ ये है ना, चलो मैं बना रहा हूं। वही तो आप भी बना रहे हो। चलिए देखो, हमारा रोज का काम है ना भैया। आप शायद जीवन में दूसरी बार बना रहे हो। एक आपके यहाँ लड़का है, उसका पता नहीं क्या नाम है, कहता है कि हम भारत को नंबर 2 पे लाएंगे। तो किसी ने पूछा एक पे क्यों नहीं लौका, हमारी मर्जी। है? हाँ। कह रहा था कि हमारी मर्जी, मैंने जो सोचा है बता दे। बिहार बहुत मजबूत उर्वर धरती है ना, यहाँ पर बहुत क्रांतिकारी लोग होते हैं।
क्या चाहिए बता रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा, बैलून वाला? अच्छा, क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं नीचे ले लिया। माइलिन सीथ लिखिएगा, एक्सॉन और डेंड्रॉन, और ये न्यूक्लियस है, केंद्रक। और ये निल्स कण है, ये वाला जो पोर्शन है माइलिन सीथ, एक्सॉन, निल्स कण, NILLS, ये सिनेप्स है। सिनेप्स, और सिनेप्स के पास एंटियम निकलता है। ये डेंड्रॉन, और आगे वाला क्या है? एक्सॉन। डेंड्रॉन और एक्सॉन, नीचे का जो लाइन है एक्सान है, उसके ऊपर माइलिन सीथ लगी है। निल्स कण, निल्स, NILLS, सिनेप्स है। माइलिन सीथ, MYLINE SEATH, सीथ, माइलिन सीथ, सिनेप्स मिल गया। जी, एंटियम, NTM, बताएंगे, बताने के लिए तो लिखे हैं, इसी में सारा खोल के रख दें। आप फिर से ध्यान दें, एक एक करके बोल रहा हूं, यहां पर ध्यान दो। ये दिखा, इसे बोल रहे हैं केंद्र, क्या बोलते हैं? यहां तक हो गया। अब ध्यान देना, इसके चारों तरफ एक कण है, क्या है? इसे बोलते हैं निल्स कण, निल्स। ये वाली दिखा नीचे लाइन, इसे बोलते हैं डेंड्रॉन, क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। ये जो लाइन जा रही देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये अकेले लाइन कहलाती है एक्सॉन, क्या कहलाएगी? एक्सॉन। इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवर लगी है, कहां गई कवर? गायब हो गई। चलो ठीक है, तो एक कवर लगी, इसे बोलते हैं माइलिन सीथ, क्या बोलते हैं? हाँ, सीट नहीं, सीथ। अब ये कवर यहां जाके छूट जाती है, ये हिस्सा आगे चल करके ये बिखर जाता है, हल्का सा फैल जाता है। ये हिस्सा एक्सॉन, क्या है? एक्सॉन ही है। और ये कोई अगला न्यूरॉन है, तो यहां से लेकर के इस पोर्शन तक पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा? न्यूरॉन। क्या कहलाएगा? न्यूरॉन। इसके बाद अगला, अब यहां पे देखिए बीच में गैप है, दिख रहा है ना? एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन टच नहीं है। यहां पर हम, क्यों मिट जा रहा है ये? यहां पर जो गैप है यही खास है, और इसी गैप पे निकलता है न्यूरोट्रांसमीटर मैटर या मटेरियल, NTM। तो आपको जो 4-5 बातें समझनी है वो, एक तो न्यूक्लियस, केंद्रक, दूसरा एक्सॉन, तीसरा डेंड्रॉन, चौथा माइलिन सीथ, और पांचवा जो सबसे मेन हो क्या है? सिनेप्स है। सिनेप्स द जंक्शन ऑफ द न्यूरॉन, एक से दूसरे के बीच में जो जंक्शन बनता है वो क्या कहलाएगा? सिनेप्स। बस बीच में क्या है? गैप है, और उस गैप को कौन भर रहा है? न्यूरोट्रांसमीटर मैटर भर रहा है। तो हमारा जो न्यूक्लियर या जो हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है या तंत्रिका ऊतक बनता है, वो एक यूनिट से बनता है, और यूनिट कहलाती है न्यूरॉन कहलाती है। और न्यूरॉन एक सेल है, किसकी? हमारे नर्व सिस्टम की। तो यहीं से शुरुआत करनी है, यही टॉपिक आपको आगे चल के पढ़ाएगा मानव तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग यहां पर कुछ बेसिक समझेंगे, बाकी विस्तार वहां करेंगे। तो ये बन गया सबका
ठीक है, लिखिएगा न्यूरॉन, लिखिएगा न्यूरॉन हमारी तंत्रिका ऊतक की इकाई है। हाँ, बन गया सबका चित्र, लिखिएगा। क्या नील्स कण है, नील्स कण, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। अच्छा, हाँ, जिसको जाना है जाइए। किसका दर्द हो रहा पेट? हाँ, जाओ जाओ, आराम से जाओ। हाँ, उठ जाओ, जाने दो उनको। हाँ, बताएं। लिखिएगा पहला, लिखिए न्यूरॉन, न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। लिखिएगा न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। न्यूरॉन इज अ यूनिट ऑफ न्यूक्लियर टिश्यू। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है तथा इसी न्यूरॉन से हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। इसी न्यूरॉन से हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। इसी न्यूरॉन से हमारा तंत्रिका तंत्र बनता है। अंग्रेजी में लिखिएगा न्यूरॉन इज अ यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू एंड आवर नर्व सिस्टम मेड विथ न्यूरॉन एंड आवर नर्व सिस्टम मेड विथ न्यूरॉन। लाइन बदल लिखिएगा, लिखिए न्यूरॉन पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। न्यूरॉन पूरे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, जिसमें, आगे बढ़ाना, जिसमें डेंड्रॉन, जिसमें, अब चित्र देख लीजिएगा, जिसमें डेंड्रॉन एक्सॉन आदि पाए जाते हैं। इन विच डेंड्रॉन एंड एक्सॉन etc आर अवेलेबल। जिसमें डेंड्रॉन एक्सॉन आदि पाए जाते हैं। जिसमें डेंड्रॉन एक्सॉन आदि पाए जाते हैं। डेंड्रॉन एंड एक्सॉन etc आर अवेलेबल। अब कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए गए, उनके बारे में 1 to 1 करके लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 डालिएगा। तो एक सवाल ये आता है कि जब हम कोई चीज सोच रहे हैं तो हमारे सोचने के दौरान हमारा न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है और हमारी सोच के जितने भी भाव हैं उनको इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है और वो इलेक्ट्रिक करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होना शुरू हो जाता है तेजी से। बिलियंस ऑफ नंबर न्यूरॉन हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में है। तो जब हम कोई चीज कहीं से जनरेट किए, हो सकता है कि हमारे किसी ब्रेन के अगले हिस्से में इनोवेशन है, किसी ब्रेन के इस हिस्से में मेमोरी है या समथिंग, तो हम किसी पुरानी मेमोरी को बैठ करके दोनों पैर नदी में डाल के, गंगा जी में, और बैठ के दूर देख रहे हैं और सोच रहे हैं को कैसा था जो बहुत पहले था, है ना, कैसा काटा, है ना। इसको बोलते हैं खट्टी यादें। कैसी यादें? हाँ, कोई यादें तीखी नहीं होती हैं, या तो खट्टी होती हैं या तो मीठी होती हैं, है ना। कई बार हम बैठ के सोच रहे हैं कि काश आगे चल करके हम SDM बन जाएंगे तो हमारा विवाह हो जाएगा, तो फिर गाड़ी आएगी, ऐसे बैठ रहे हैं सेक चिल्ली बन के। फिर कुछ पार्टियां भोरे में पैसा लेके आएंगी, मैं उनको मना करूंगा, वो नहीं मानेंगी, फिर मना करूंगा, वो नहीं मानेंगी, फिर नहीं मानेंगी तो नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी तो नहीं मानेंगी। तब तक पता चला पीछे से कुकुर आके बैठ गया तो भाई जग गए। तो ये जो याद है ये शुरू हो रहा है, तो ये कहीं न्यूरॉन से हो रहा है। तो एक न्यूरॉन से जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो जनरेट होता है कहां से? सारा खेल कौन है? न्यूक्लियस है, और उसे देता है वो डेंड्रॉन। किसको? और डेंड्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट जाता है एक्सॉन की तरफ। किसकी तरफ? एक्सॉन की तरफ। तो अब ये एक्सॉन अगले वाले डेंड्रॉन को दे देता है और ये डेंड्रॉन लेके अगले एक्सॉन से, तो इस तरह से यात्रा होती रहती है। तो एक सवाल आता है कि करंट फ्लो इन आवर न्यूरॉन फ्रॉम
एक्सॉन टू डेंड्रॉन, डेंड्रॉन टू एक्सॉन, तो डेंड्रॉन टू एक्सॉन, तो लिखिए पहला बिंदु। देखिए हमारे न्यूरॉन में डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ, हमारे न्यूरॉन में डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ करंट फ्लो होता है। हमारे न्यूरॉन में, न्यूरॉन हिंदी न्यूरॉन ही होगी है ना, हमारे न्यूरॉन में आधा ना, या पे ओ की मात्रा, रा पे आ की मात्रा, ना खाली, न्यूरॉन। तो हमारे न्यूरॉन में करंट फ्लो डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ होता है, या हमारे न्यूरॉन में डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। करंट लिख देना, धारा मत लिख देना, करंट का फ्लो होता है। नीचे ऐसे बना देना, डेंड्रॉन से एक्सॉन, एक लाइन ऐसे बना देना। अंग्रेजी में अपने आप बना के लिखो भैया इसको, डेंड्रॉन से एक्सॉन लिखिए, करंट फ्लो इन आवर न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन, तो डी टू ए बना देना, करंट फ्लो इन न्यूरॉन फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन, डेंड्रॉन टू एक्सॉन, डी टू ए। दूसरा पॉइंट डालिएगा, लिखिए माइलिन सीथ, माइलिन सीथ is a protein layer, myelin sheath is a protein layer which cover axon। हिंदी में लिखिएगा, माइलिन शीथ एक प्रोटीन का आवरण है, माइलिन शीथ एक प्रोटीन का आवरण है जो कि एक्सॉन को कवर करता है या ढकता है, जो कि एक्सॉन को कवर करता है या ढकता है। माइलिन शीथ एक आवरण है प्रोटीन का जो कि एक्सॉन को कवर करता है, जिससे न्यूरॉन बेहतर एक्टिव हो सके, फॉर बेस्ट एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। देखिए माइलिन शीथ इज ए प्रोटीन व्हिच कवर द एक्सॉन फॉर बेस्ट एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, फॉर बेस्ट एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, जिससे कि न्यूरॉन सही कार्य करे, जिससे कि न्यूरॉन सही कार्य करे। ध्यान देना, इस माइलिन शीथ में दो चीजें दिखती हैं, एक तो इसमें ऊपर का हिस्सा एक नोड होता है और एक रैनबियर होता है, जो नीचे ये कट वाला हिस्सा है इसे हम रैनबियर कहते हैं। क्या बोलेंगे? रैनबियर। तो उसी में आगे बढ़ाना, लिखिएगा इसमें नोड और रैनबियर पाए जाते हैं। 2 पॉइंट पूछ सकते हैं, लिखिए माइलिन शीथ में नोड, NODE, नोड और रैनबियर पॉइंट होते हैं। लिखिए माइलिन शीथ में नोड, NODE, RANVEIR, नोड और रैनबियर पॉइंट पाए जाते हैं। देयर आर 2 पॉइंट प्रेजेंट इन माइलिन शीथ, नोड एंड रैनबियर। याद रहेगा, बहुत अंदर जाने की बात है ये, आपसे पूछेंगे नहीं, वो यही पूछ ले कि माइलिन शीथ क्या है तो बेहतर हो जाए। कई बार ये माइलिन शीथ खराब हो जाती है। एक बीमारी आई थी जीका वायरस, सुना है ना? तो जीका वायरस के बाद जो साइड इफेक्ट हुआ लोगों में, वो ये हुआ कि उनकी माइलिन शीथ जो न्यूरॉन की थी उस पे रेसे आ गए, दरार आ गई, और एक बीमारी हुई थी गुलियन बेर्रा सिंड्रोम। और जो गुलियन बेर्रा सिंड्रोम है वो इसीलिए हो गया बॉडी में क्योंकि माइलिन शीथ खराब हो गई। तो कई बार कुछ न्यूरॉन की डिजीज होती हैं वो इसकी वजह से बनती हैं, और सबसे फेमस डिजीज कौन सी है? गुलियन बेर्रा सिंड्रोम है। और वो तब हुआ जब जीका किसी को हुआ था। जीका एग्जैक्टली एडिस एजिप्टी मच्छर है ना, उसके काटने से फैलता है, वायरस की बीमारी है जिससे हमें डेंगू होता है। तो नई नई बीमारियां मार्केट में आती रहती हैं। खैर, ये बन गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए सिनेप्स। सिनेप्स, सिनेप्स किन्हीं दो न्यूरॉन के जंक्शन का बिंदु है, किन्हीं दो न्यूरॉन के जंक्शन का बिंदु है। सिनेप्स किन्हीं दो न्यूरॉन के जंक्शन का बिंदु है। सिनेप्स इज अ जंक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू न्यूरॉन। सिनेप्स इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू न्यूरॉन। सिनेप्स किन्हीं दो न्यूरॉन के बीच का बिंदु है। चित्र में देखिएगा अपनी, सिनेप्स किन्हीं दो न्यूरॉन के बीच का बिंदु है। सिनेप्स इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ एनी टू न्यूरॉन, जिसमें लिखिए लिखिए जहां पर गैप पाया जाता है, जहां पर गैप होता है।
वेयर इज ए गैप, जहां पर गैप होता है, एक नीचे नोट डाल दीजिएगा, लिखिए सिनेप्स, सिनेप्स पॉइंट से एंटियम निकलता है, सिक्रीशन ऑफ एंटियम एट सिनेप्स पॉइंट, न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, अभी लिखाएंगे हम। लिखिए सिनेप्स बिंदु से, सिनेप्स बिंदु से हिंदी में से लिखिएगा न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, सिनेप्स बिंदु से न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर निकलता है, सिनेप्स बिंदु से न्यूरोट्रांसमीटर मैटर निकलता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है। देखिए एट सिनेप्स पॉइंट सिक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर मैटर व्हिच कनेक्ट वन न्यूरॉन टू अदर या अनदर, लिखिएगा एट सिनेप्स पॉइंट सिक्रेट न्यूरोट्रांसमीटर मैटर व्हिच कनेक्ट टू वन न्यूरॉन टू अनदर। सिनेप्स बिंदु पर न्यूरोट्रांसमीटर मैटर निकलता है, जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यह बात ध्यान में रखिएगा। हाँ फिगर वही बताने चल रहे थे। ठीक, अब ध्यान देना, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है सिनेप्स पॉइंट। यह है हमारा एक्सॉन, एक हम एक्सॉन का चित्र ले रहे हैं और एक्सॉन के ऊपर क्या है, ये माइलिन शीथ है, और इसी एक्सॉन के पास एक जंक्शन आपको मिलेगा और वो होगा किसी दूसरे न्यूरॉन का क्या, डेंड्रॉन। क्या है ये, डेंड्रॉन, क्योंकि अगला न्यूरॉन अपने डेंड्रॉन के साथ आता है। ध्यान देना, यहां से एक डेंड्रॉन शुरू हुआ और एक्सॉन आ गया और यहां पे खत्म हो गया, फिर एक डेंड्रॉन शुरू हुआ और एक्सॉन, ये यहां पे खत्म हो गया। ये हमारा डेंड्रॉन था, एक्सॉन था, और यहीं पे हमने क्या बना लिया अब, सिनेप्स। तो ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, इतना पॉइंट, ये सिनेप्स का पॉइंट है। ये है एक्सॉन और ये पॉइंट क्या है, डेंड्रॉन। और करंट का फ्लो कैसे हुआ, डी टू ए, डेंड्रॉन से एक्सॉन की तरफ करंट फ्लो हुआ। तो अब ये करंट बीच में गैप पा गया कि नहीं पा गया। अब ये अगर करंट एक्सॉन से फिर किसे देगा, डेंड्रॉन को, तो फिर डेंड्रॉन से एक्सॉन। तो एक सिंगल न्यूरॉन में करंट फ्लो कैसे हो रहा है, डेंड्रॉन से एक्सॉन। तो जो यहां पे गैप आ गया, यही गैप भरने के लिए हमारे ब्रेन में बनता है न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। ये जो गैप दिख रहा है, इस गैप पर हमारा ब्रेन निकाल रहा है एनटीएम, यानी कि इसे हमने कहा न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। ये चित्र आपको बनाना है क्या, ये चित्र नीचे बना लीजिए। और ये पता है कब निकलता है, जब हम खुश होते हैं तभी निकलेगा। कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तभी तो आप दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, कहते मूड खराब, मार देंगे, उलट जाएंगे। मूड खराब देखा किसी का, हाँ मूड खराब है, दुखी है बहुत ज्यादा, तो निर्णय नहीं लेना चाहिए उस समय, क्योंकि न्यूरॉन स्लो होते हैं। और जब आप खुशी हो तो पर्वत चीर दोगे, कुछ भी कर सकते हो, बस खुश रहो। इसलिए खुश होने कोई विकल्प नहीं, एकमात्र काम है वो है खुश रहना। ये चित्र समझ में आया सबको, कि वो एक्सॉन है दूसरे किसी न्यूरॉन का, और आगे वाला जो डेंड्रॉन है ये अगले न्यूरॉन का, बीच में जो गैपिंग पॉइंट है वही सिनेप्स है। हाँ ठीक, कैसे, सिनेप्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, कोई गिनती थोड़ी है किसी में कितने में, लाखों करोड़ों न्यूरॉन घूम रहे हैं हमारे पास, और हर न्यूरॉन के साथ ये कनेक्शन है। हम बहुत जटिल प्राणी है ना, हम लोग क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स जीव हैं, और इसी जटिलता का हम इतना अनुप्रयोग कर रहे हैं
दुष्परिणाम के प्राप्त करने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों को मारे जा रहे हैं, मन करता था इंसान को मार देते हैं, तो ये क्षमता हमारे अंदर विकसित हो गई। इतना बड़ा हसदेव जंगल है, काट डाल रहे हैं। हसदेव है ना छत्तीसगढ़ में, कोयला निकाल लेने नीचे से, वहां के आदिवासियों को साइड कर दे, भाग यहां से, कोयला निकालेंगे। अब बाद में जब वो बनेगा नक्सलाइट तो कहोगे नक्सलवादी बढ़ रहे हैं। ध्यान नहीं देता सरकार ना इस चीज। फोन इतना गर्म क्यों हो रहा है भाई? ठंडा का मौसम थोड़ी है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हो, एक रुमाल ले लिया करो सूती, और उसको पानी से भिगो लिया करो फोन के बगल, या उसी पर फोन रख लिया करो। तापमान बहुत ज्यादा है और हमें पता है कि आपके पास पंखा ही है और कोई सुविधा नहीं है। क्या आपका भी गर्म हो रहा है? नहीं नहीं, हम लोग इतना नहीं है, नॉर्मल है। यहां पे हमारे चल रही है एसी, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं उससे, हम तो वहां रहते हैं ज्यादातर। अरे नहीं, आसान नहीं है इसका। अगर मेरी चले तो मैं ऐसे आपकी तरफ करूं, चल नहीं रही है ना। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब क्या ही कहें। हाँ, बन गया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर मैटर समझ में आया? हाँ, और इसके निकलने का एकमात्र विकल्प है, और विकल्प यही है कि आप क्या रहें, तो यही एक विकल्प है कि मुस्कुराइए और दांत बाहर निकालिए। किसी भी हालात में रोइए नहीं। अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है तो मुस्कुरा के अगर ये तो दिक्कत हो गई, चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो इट्स ओके वाला मामला है ना, बदल रहे हो, धीरे धीरे बदल जाओगे, है ना। चलिए तो लिखिएगा, लिखिए इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, लिखिए महत्वपूर्ण कुछ कोई नाम मैं आपको बता दूं, लिखिए महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। जो निकलता है उसको देख लीजिए कौन कौन है। लिखिएगा महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, एनटीएम। लिखिए नंबर 1 सेरोटोनिन एनटीएम, नाम सुना है? लिखिए पहला ये सब हार्मोन है सारे के सारे। सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, लिखिएगा सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। नंबर 1 1 2 3 करके लिखना है और सबके बारे में समझ लेना है। देखिए नंबर 1 सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, हिंदी में भी क्या लिखना है? सा पे एक मात्रा, रा पे अक मात्रा, सेरा टोनिन, ठीक है ना। चलिए सेरोटोनिन क्लियर हो गया। लिखिए पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए फार वेस्ट मूड, अच्छे मूड के लिए। मूड जानते हो ना, MOOD मूड, कहते मूड खराब है गोली मार देंगे। लिखिए फॉर वेस्ट मूड, अच्छे मूड के लिए। हाँ ऐसे आएगा, पूछेगा आपसे मूड खराब या सही करने का काम कौन करता है? सेरोटोनिन। लिखिएगा अच्छे मूड के लिए। लिखिए वेस्ट स्लीपिंग साइकिल, हाँ दूसरा काम, इसी का दूसरा काम है वेस्ट स्लीपिंग साइकिल, सही निद्रा। वेस्ट स्लीपिंग साइकिल मतलब आज सो, फिर सुबह उठ जाओ, फिर अच्छे से सो, फिर उठ जाओ। ऐसा नहीं कि 8 बजे सो रहे हो फिर 12 बजे, यही तो आपकी कमी है ना। तीसरा लर्निंग एंड मेमोरी पावर, तीसरा काम है इसका लर्निंग एंड मेमोरी पावर। कंफर्म कि किसी कमी दिख रही है? सेरोटोनिन खत्म है ना। लिखिए वेस्ट लर्निंग एंड मेमोरी पावर, वेस्ट लर्निंग एंड मेमोरी पावर। नंबर 2 लिखिएगा, दूसरा एनटीएम है मेमोरी और लर्निंग। इसको बढ़ाने का एक ही तरीका है, पहला तो खुश रहिए, दूसरा ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 खाइए, पढ़ाए हैं। लिखिए अगला डोपामीन एंटीएम, लिखिएगा। हाँ इसीलिए मैं हंसता रहता हूं, बहुत सही कहते हो। हमें दुख ना होता, कोई दिक्कत हो जाए तुम अपना टेंशन में रहो, हम नहीं टेंशन में रहने वाले, हम अपना काम करेंगे। कारण कि हमें पता है कहानी,
है ना। अक्सर एक बड़ा शानदार कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत होगा तो वो सब पी जाएगा, और सपूत होगा तो वो बना लेगा। ये देख रहे हैं, ये आपके सामने है, ये उन्हीं कम होता है जो सोचते हैं कि एक फ्लैट दिल्ली में ले लेते, एक फ्लैट लखनऊ में हो जाता, एक पटना में ले लेते, बड़के लड़के कहीं और फिट कर देते, छोटके वाले कहीं और लगा देते, छोटे वाले भाई की जमीन हड़प लेते। ये है धरती पर। इनको लास्ट में होता है अल्जाइमर, इनको लास्ट में होगा पार्किंसन। ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे। टेंशन नहीं लेने किसी भी तरीके से, हमें फ्लैट खरीदना ही नहीं है, किराए पर रह लेंगे भाई। देखो 30-40 साल की जिंदगी हो गई, 30 और बचा है, और 30 साल का अगर हम किराया जोड़ लेंगे तो हर साल का मोटा मोटा किराया, अगर हम अच्छा फ्लैट लेंगे तो 20,000 रुपए एक महीने का, यानी कि 2.5 लाख रुपए पर ईयर, गुणे 30 कर लो तो करीब करीब कितना आ गया, 65। मोटा मोटा 1 करोड़ रख लेते हैं भाई, साल भर की कमाई है। तो काहे को परेशान होना, काहे को परेशान होना ना, या उससे भी कम की कमाई है ये। हम चले वहां फ्लैट खरीद रहे हैं, पता चला मेंटेनेंस खराब है, ए भाई टाइल्स उखड़ी हुई है, काहे करें, काहे खरीदे, जिसको खरीदना हो खरीदेगा, जिसको खरीदना है खरीदेगा। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, अपनी कमाई का 50% खुद खाओ, 25% अम्मा बाबू को दो, और अगर पत्नी या पति में से कोई कमजोर है तो 25% उसको दे दो। यदि बहन आप पर आश्रित है तो 25% में 12-12 कर दो, 12% पत्नी को और 12% बहन को, ऐसे कर दो। और 50 स्वयं पर रखना, नाश्ता पानी कपड़ा, महंगे महंगे चीजें, अद्भुत काम, है ना। तो बस यही जीवन है। अब कमा रहे हैं 5 लाख रुपए महीने, अब तरस रहे हैं कि यार रसगुल्ला खाने को मिल जाता तो मजा आ जाता। मैंने देखे हैं, एक मास्टर साहब, मैं नाम तो नहीं सकता, कि तनख्वाह है महीने में 50 लाख, और हमसे मांग रहे थे 50,000 रुपए महीने, मतलब उधार दे दो 50,000। हम कहे हम माफ कर दो, मतलब है इस कंडीशन बहुत पैसे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि वो इतना ईएमआई के जाल में फंसा लिया अपने आप को कि ये सेरोटोनिन वगैरह भूल गए निकलना, कि हम कभी थे क्या इनके दिमाग में, थे ही नहीं। सूखा पड़ा है ब्रेन, दोनों सिनेप्स के बीच में एकदम नदी बह रही है, सूखी रेता उखड़ रहा है। नहीं, हमें अपने सिनेप्स की नदी को बरकरार रखना है। हम चाहते हैं कि प्रॉपर साफ नदी बहे, है ना। और ये लिखिए डोपामिन, लिखिएगा, लिखिए लिखिए हैप्पी हार्मोन, लिखिएगा, पहला का नाम है इसका हैप्पी हार्मोन, लिखिए हैप्पी हार्मोन, लिखिए सुख और शांति, लिखिए प्लीजर एंड काम, लिखिए सुख और शांति। दूसरा लिखिए काम, प्लीजर एंड काम, सुख एंड शांति। इस बार लिखिएगा संतोष, सेटिस्फैक्शन। संतोष है कि नहीं आपको, सेटिस्फैक्शन, लिखिएगा संतोष। एक और लिखिए मोटिवेशन, मोटिवेशन मिलता रहता है अपने आप, आता ये रहेगा तो डोपामिन, नहीं रहेगा तो कोई कुछ भी कर देगा, 12 भरेगा फिर। लिखिएगा संतोष और मोटिवेशन, है ना। इसके बाद लिखिएगा एड्रेनालिन, तीसरा है, लिखिए एड्रेनालिन, एड्रेनालिन। अगला है एड्रेनालिन हार्मोन या एंटीएम, एड्रेनालिन, हिंदी में ऐसे लिखिएगा एड्रेनालिन। अच्छा आर गायब है क्या, हाँ ये है तो आर ई बना लिया करो, है ना। एड्रेनालिन, एड्रेनालिन हो गया। लिखिए इमरजेंसी हार्मोन, इसको तो जानते होंगे आप, लड़ो उड़ो भागो वाला है ना, यहां भी निकलता है। लिखिएगा इमरजेंसी हार्मोन, लिखिएगा इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन हार्ट बीट एंड बीपी को कंट्रोल करता है, हृदय की गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, हृदय की गति और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है।
इसके बाद लिखिएगा ऑक्सीटोसिन, नाम तो सुना होगा इसका, देखिए ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, ऑक्सीटोसिन न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। लिखिए लव हार्मोन, लिखिएगा पहला पॉइंट लव हार्मोन। हाँ पहला काम है इसका, इसको बोलते हैं लव हार्मोन के नाम से। लिखिए सेक्सुअल एक्टिविटी एंड लिबिडो, सेक्सुअल एक्टिविटी एंड लिबिडो। अब इसकी हिंदी मत पूछना। सेक्सुअल एक्टिविटी एंड लिबिडो, लिबिडो होता है किसी को देख के धक धक होना, उसको लिबिडो कहते हैं। ऐसा होता है ना जब आप बहुत प्रिय व्यक्ति जो बहुत खास है उसको देखो तो हाय हाय होता है। आजकल कोई तो वीडियो है ओए होए आए हाय, कौन सा चल रहा है वो कोई उसका है पाकिस्तान का, पागल कर दिया वीडियो बना के, है ना, तो उसको बोलते हैं लिबिडो, हिंदी में बोलते हैं काम भावना। अब मत पूछना हिंदी। हाँ, काम वासना जानते हो ना, हाँ तो उसको लिबिडो कहते हैं। चलिए हाँ, ऑक्सीटोसिन एक और लिखिएगा बर्थ एंड प्रेगनेंसी हार्मोन, इसको सॉरी बर्थ एंड मिल्क हार्मोन। लिखिएगा एक और काम, बर्थ एंड मिल्क हार्मोन कहते हैं, बच्चे के जन्म के लिए और दुग्ध श्रावण के लिए जिम्मेदार है। बर्थ एंड मिल्क हार्मोन, बर्थ एंड मिल्क हार्मोन। और लास्ट एक लिखिएगा एसिटिकोलाइन। हाँ एक और है, नहीं बस हो गया काम उसका खत्म। लास्ट एक और न्यू एंटीएम है एसिटिकोलाइन, ACETYCOLINE, एसिटिकोलाइन। हिंदी में लिखिएगा एसिटिकोलाइन, ए सा पे छोटी की मात्रा, टी पे बड़ी की मात्रा, एसिटिकोलाइन, एसिटिकोलाइन हो गया। लिखिएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीएम, सबसे ज्यादा यही होता है ब्रेन में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीएम, ज्यादा मात्रा का न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, ज्यादा मात्रा का न्यूरोट्रांसमीटर मैटर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। लिखिएगा रेगुलेट बॉडी फंक्शन, शारीरिक कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है, शारीरिक कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है। रेगुलेट बॉडी फंक्शन, शारीरिक कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है, रेगुलेट बॉडी फंक्शन। तो ये रहे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर मैटर। इन्हें निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी व्यक्तिगत है। ये जब तक निकलेंगे तब तक हम मानवीय भूमिका में रहेंगे, जिस दिन निकलना बंद हो जाते हैं उस दिन हम मानव भूमिका में व्यापक स्तर पर नहीं रहते। तो प्रयास करिए कि सेरोटोनिन क्या हो, ये दोनों मायनेपूर्ण है, सेरोटोनिन और डोपामीन, ऑक्सीटोसिन वगैरह सारे महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है। एसिटोकोलाइन अगर कम हुआ तो मुश्किल आती है, तो ये बात को ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना कि दो बड़ी बातें आपसे पूछा गया कि शरीर की लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन। तो अब यहां से यह भी आ सकता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो एक नोट डाल देते हैं हम लोग, है ना, कुछ रह ना जाए फैक्ट वगैरह। एक नोट नीचे बगल से लिख लीजिएगा। लिखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, बिगेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हाँ लार्जेस्ट या बिगेस्ट जो भी कहना है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी एग है। आगे लिखना, हाँ नहीं खाली, अरे हम अपनी शरीर की बात करें भाई, हम आस्टिच थोड़ी हैं। लिखिएगा बिगेस्ट सेल और वो है एग। अब आपको सवाल हुआ क्या एग पुरुष में होता है? तो पुरुष में सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है न्यूरॉन। कौन सी? तो मेल में लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट सेम होती है, कौन सी? न्यूरॉन। तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि मेल में कौन सी रहेंगी? न्यूरॉन। ब्रैकेट कर देना, मेल में लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट दोनों न्यूरॉन है, मेल में लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट दोनों न्यूरॉन है, और फीमेल में लॉन्गेस्ट है न्यूरॉन और बिगेस्ट कौन सी है? एग है। अब लिखिएगा दूसरा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी,
अभी समझाएंगे हम, होते हैं आप ही जैसे बहुत से लोग होते हैं। हाँ हाँ, देखो हम फिर से समझा रहे हैं, ये संगीता है, अब संगीता के बॉडी में एक बार आपको न्यूरॉन क्या मिलेगा, न्यूरॉन। अब ये हो जाएगी लॉन्ग, कैसी हो जाएगी, लॉन्ग। संगीता की बॉडी मिलेगा एग, क्या मिलेगा, एग मिलेगा। और ये क्या है, बिग है, कैसी है, बिगेस्ट है। तो लॉन्ग मतलब लंबा और बिग मतलब साइज में बड़ा। अब लेकिन अगर हम इसी के बगल में रमेश को बना दें, तो अब रमेश में क्या एग मिलेगा, नहीं। रमेश में जिस दिन एग मिलना सो धरती पलट जाएगी, संभव ही नहीं है। तो अब कहेंगे रमेश की हमार सबसे बड़ी लंबी कुछ कहां चली गई, तो कहा जाएगा रमेश न्यूरॉन ही तुम्हारा सब कुछ है, बड़ा भी और लॉन्ग, यानी बिगेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। क्लियर। अब सवाल है कि सबसे छोटा कहां होगा, तो लिखिएगा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ बॉडी, और वो है स्पर्म, लेकिन शुक्राणु। अब संगीता टेंशन में है कि शुक्राणु तुम्हारे अंदर है नहीं बड़ा कंट्राडिक्शन है ना। संगीता के शुक्राणु कहां गया, तो संगीता समझना पड़ेगा, संगीते तुम्हारे शरीर में जो आरबीसी है वही सबसे छोटी कोशिका है। तो स्मॉलेस्ट लिखिएगा स्पर्म, और ब्रैकेट कर देना फीमेल में क्या है, आरबीसी। तो फीमेल की सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी, और मेल की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। तो ये बड़ा कंट्रडिक्शन रहा करता है लोगों में, इसलिए मैंने ये लिखाया। नहीं तो कई बार ये दिमाग में घूमता रहता है कि कोई कहता, सोचो कितना शानदार कॉन्सेप्ट है कि भगवान ने सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका का मिश्रण करके एक नए जाइगोट को जन्म दिया। एग सबसे बड़ी है और स्पर्म सबसे छोटी है, और दोनों को मिला के एक नया संतति या नया जाइगोट बन रहा है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का एग है ना, तो एक और नोट डाल दीजिएगा। ये बन गया कॉन्सेप्ट, किसी को दिक्कत तो नहीं आई ना, सबको पीछे समझ में आया भैया कि आ गया। आप जो डिस्टर्ब हो रहे थे भैया, अब तो नहीं कोई करता ना डिस्टर्ब। हाँ, अपने अंदर शक्ति लाओ, व्यक्तिगत शक्ति ही आपको राजा बनाएगी, समझ रहे हो ना। और राजा कभी डिस्टर्ब होता नहीं है, डिस्टर्ब करता है। 90% लोग दुनिया को डिस्टर्ब कराने आते हैं और 10% करने आते हैं। हम चाहते हैं क्या करो, आप 10% में रहो। चलिए, तो लिखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। लिखिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट सेल एग्जांपल। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है, जबकि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, सबसे छोटी कोशिका है दुनिया में, धरती पर। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम ना क्यों लिख रहा है, माइकोप्लाज्मा। अच्छा पूरा लिखिएगा ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, while Mycoplasma gallysepticum is smallest cell. While Mycoplasma gallysepticum is a smallest cell of the world. याद रहेगा। अब ब्रैकेट कर देना क्या है, बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक बैक्टीरिया है। तो ये बहुत सारे फैक्ट आपके दिमाग में मैंने एंट्री करा दिए हैं कि संगीता की सबसे बड़ी कोशिका और रमेश की सबसे छोटी कोशिका और संगीता की आरबीसी, और रमेश और संगीता दोनों की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। क्लियर हो गया ना। तो ऐसे दिमाग में कुछ बातें आपको रखनी थी। इसके बाद अब हम प्रवेश कर रहे हैं प्लांट टिश्यू पे। तो अब हाँ, ध्यान देना कि आज अगर छुट्टी हो जाएगी तो कुछ छात्र क्लास में रुकते हैं, तो चूंकि क्लास इसके ठीक बाद नीट की क्लास होगी यहाँ पे,
2 बजे से 2 बजे से ना, तो नीट की क्लास के होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत होगा कि आप यहां बैठेंगे तो, कारण कि वहां पर दूसरी पढ़ाई होती है, आपके काम की पढ़ाई होती नहीं है, वो ज्यादा पढ़ा देंगे। नहीं नहीं मत बैठना। तो कल टेस्ट नहीं हो पाएगा कारण कि ये पूरा नहीं हो पाया, तो परसों हम टेस्ट करते हैं ना, तो कल इस पे काम कर लेंगे। कल क्लास है हमारा, संडे के बाद आप है, हाँ मंडे और ट्यूसडे 2 दिन। तो कल टेस्ट नहीं है, परसों है, ठीक है। वैसे कल था भी नहीं, हम परसों ही रखे थे।